तो सीरीज देख रहे हैं आजकल। बढ़िया बढ़िया, उसे दो पिछले 3-4 महीनों में जो बाकी होगी सारी निपटा लो। हाँ अभी तो बस यही कर रहा हूँ। 8-10 दिन तक ऐसे ही चलेगा। अच्छा, बच्चे बड़े कम हो गए। है वही बात हो रही थी कि आजकल कोई आ ही नहीं पढ़ नहीं रहा। रहे हैं क्या आजकल? तभी मेंस तो वगैरह फिर पे ध्यान नहीं है क्या? तभी तो मैंने क्लास लेना ही बंद कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने लिंक भेजा, एक भी ज्वाइन नहीं किया। मैं कि अब तुम लोग जाओ भाड़ में। इन लोगों का यही मतलब लग रहा है कि प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं है पूरा मेंस का। मेन तो बोल जाओ, इनका पीटी करवा दो बस। जो भी कहाँ कभी कभी आएंगे बस, उसमें रेगुलर नहीं आएंगे। ये है माहौल इनका। तो पीटी करके करेंगे क्या जब मेंस ही नहीं होगा फिर? वही तो, पता नहीं कौन सी वाहवाही लूटनी है। हाँ कोई फायदा नहीं होता है मेंस अगर नहीं होता है तो प्रीलिम्स का निकालने का, खाली टैग लगेगा बस, उसका कोई बस मतलब होता नहीं है। यही तो इनका समझ में नहीं आता ये बात। अब मैं पिछले साल जब मैं मेंस दिया था तो उस टाइम मैं इन लोगों को बोला था इंग्लिश कंपलसरी कर लेना, और वो आज तक नहीं हुआ होगा। मैं पक्का पूर्ण भरोसा है। इस बार का तो पेपर इतना खतरनाक गया वो इंग्लिश वाला कि अगर पढ़ा नहीं होगा किसी ने तो सॉल्व होना मुश्किल है वो। पूरा अटेम्प्ट किए थे फिर आप? क्या कह रहे हो? पूरा पेपर अटेम्प्ट किए फिर आप? हाँ पूरा ही किया था मैंने तो। अरे हिंदी में? ट्रेसेस बहुत टफ था इस बार इंग्लिश वाला, मतलब एग्जामिनर को भी नहीं समझ में आएगा कि क्या है ये। तो मुझे भी पिछली बार समझ में नहीं आ रहा था। मैं क्या किया था, जो क्वेश्चन की लाइन मिल रही है उसके ऊपर की 3 लाइन, नीचे की 3 लाइन पूरा भर के आया था। इस बार तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि कुछ इसमें समझ में आ रहा हो। पिछली बार को चलो समझ में तो आ रहा था कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, कुछ बेसिक नॉलेज से भी लिख सकते थे। इस बार तो पता नहीं कौन सा आत्मा परमात्मा की बातें कर रहा था वो। बिल्कुल फिलोसफिकल टाइप का था, अजीब सा, मतलब इतनी टिपिकल लैंग्वेज थी कि समझ में नहीं आ रही थी किसी को। आसपास मैंने पूछा इंग्लिश मीडियम वालों से उनका क्या हाल है, उनका भी बुरा हाल था उसमें। कह रहे कि पता ही नहीं क्या था इसमें भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आया, बस लाइनें ऐसे ही ठीक थी, कुछ नसी उठा उठा के बीच बीच में से। ऐसे कौन सा लिखा फिर आपने उसमें? ऐसे तो मैंने तो एक वो लिखा था कि सबसे बुरे अनुभव जो है वो सबसे अच्छा, ऐसे करके जो आया था सेक्शन में। अच्छा, क्या क्या थे वो देखता हूँ। ऐसे में भी एक तो लग रहा है कि अच्छा हुआ है, एक का पता नहीं क्या हुआ है। वो ही होता है उसमें, तो कोई 100% गारंटी तो कुछ बोल भी नहीं सकता। 16 पेजेस आ गए पहले वाले में ही, तो पहले वाले को भरने में इतना वो लग गया कि दूसरे वाले के लिए फिर समय कम पड़ गया था। अच्छा, क्योंकि देखे नहीं थे ना, पेजेस पलट के नहीं देखे थे। 12 पेजेस होते हैं वो, वहां पे जब देखे तो पहले में ही 16 पेजेस निकले वो। अच्छा। मैं तो पिछली बार आधा घंटे पहले करके बैठ गया था मैं तो। हाँ इस बार पूरा, मतलब उन्होंने 4 पेपर एक्स्ट्रा दे दिए। अच्छा, तो उसमें भी टाइम लग गया। तो दूसरा में फुल भर के आए, फुल पेज? भर के तो सारा ही आया हूँ। तो ऐसे में कहाँ से फ़ायदा मिला आपको? लगा कि घर में जाकर चेक करवाए, दृष्टि में किए, तो कहाँ फ़ायदा मिला आपको? लगा जी हाँ, जहाँ से कुछ लगा फ़ायदा? ऐसे में ऐसे में तो मैंने अपना ही किया था, उसमें अब क्या करना था, मतलब बेसिक तो ही करना था। तो आप कितने ऐसे लिखे थे एग्जाम में अभी, मतलब प्री के बाद में? प्री के बाद में मैंने 5 लिखे थे लगभग। अच्छा, फुल 5? ज़्यादा लिखे नहीं थे बस। हाँ तो फिर मुझे तो लग रहा है दृष्टि में देख ही नहीं लिखे क्या आप? दृष्टि में 1-2 ही लिखे हैं बस। तो उधर कितने नंबर दिए थे उसमें? उसमें 110 थे। क्या धर्मेंद्र जाखड़ जो चेक करवाते थे उसमें? उनके में भी 110 रहते थे लगभग। अच्छा, दोनों चेक कराते तब है? हाँ। तो उसके बाद से मैंने डिकोडिंग करी थी काफी सारे एसेस की, पीवाईक्यूज लेके बैठा था और अपने आप थोड़ा फॉर्मेटिंग उसकी करी थी। और विकास सर के थोड़े बहुत वीडियोस से देख लिया था कि किस तरीके से ये डिकोड कर रहे हैं एसे को। तो मतलब मेरे हिसाब से अगर 50 एसे करीब डिकोड कर लिए जाए ठीक से, उसकी फॉर्मेटिंग कर ली जाए तो वो काफी होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप 10-5 करके ही चले जाओगे तो वो काम आएगा। जैसे मेरा हो गया या आपका हो गया, हम लोगों का अनुभव है कि अगर हम 5-10 भी करेंगे एग्जाम प्री और मेंस के बीच में तो हम लोग मैनेज कर लेंगे वहाँ पे। हाँ, नए बच्चे लिख ही नहीं पाएंगे। नए बच्चे लिख नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा फिलोसफिकल को, डायमेंशन कैसे उसके निकालने हैं वो नहीं निकल पाएगा उनका।
तो जो नए हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है ठीक से भी, उनको तो कम से कम 50 को डिकोड करना चाहिए कि इसके डायमेंशन बनेंगे कैसे। हम्म। और आपको क्या लगता है ऐसे में क्या क्या काम करना चाहिए? इससे में मेरे हिसाब से आपके पास एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए। जैसे इस बार जो मैंने लिखा कि सबसे खराब अनुभव हमें सबसे अच्छी सीख देते हैं, ऐसे करके था एक ऐसे पार्ट 1 में। तो इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज किए थे, हिस्ट्री से लेके अभी प्रेजेंट तक। जैसे गांधी जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, ट्रेन में से उनको बाहर निकाल दिया था, तो उसके बाद उन्होंने सबक लिया था। ये तो फिर हाँ, सबसे कड़वे अनुभव एक उनके साथ हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ, कि जब वो स्टेशन पे आए थे तो उनको कोई भी घोड़े तांगे वाला उनको घर नहीं ले जा रहा था। तो वो भी उनका बड़ा खराब अनुभव था। फिर उससे सीख लेके उन्होंने दलित उत्थान के लिए काम किया। फिर उसमें मैंने डाला एलन मस्क का, कि एलन मस्क के कितने सारे रॉकेट शुरू में फेल हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उसने स्टारलिंक बनाया, उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाए। तो वो भी खराब अनुभव से बहुत अच्छा सीखने को मिला। तो इस तरीके से मैंने मतलब उसमें तो हर पैराग्राफ में एग्जांपल्स यूज किए थे बहुत सारे। तो आपने उसमें काउंटर भी किया था? हाँ, फिर मैंने काउंटर किया कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ सबसे खराब अनुभव ही मतलब अच्छे सबक देते हैं। कभी कभी खराब अनुभव बुरे भी सबक देते हैं। जैसे हिटलर के साथ हुआ था, हिटलर के फादर बहुत बुरे थे, उसको टॉर्चर करते थे, तो हिटलर का पूरा बिहेवियर ही वैसा रहा लाइफ में। तो बुरे अनुभव बुरे इम्पैक्ट भी डालते हैं। ठीक है। तो ये भी दिखाया था। और उसमें फिर मैंने ये दिखाया कि अच्छे वाला भी दिखाया, अच्छे अनुभव से भी अच्छा होता है। तो उसमें भी एग्जांपल्स दिए थे मैंने। मतलब अच्छे से बुरा वाला नहीं, वो नहीं दिखाया, वो मुझे मिल नहीं रहा था कोई वहाँ पे एग्जांपल इसका ऐसा। मतलब ये क्या, मतलब ये कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर है, मतलब कंप्लीट उस पे किया था मैंने। हाँ, स्ट्रक्चर मतलब सारे डायमेंशन जितने पॉसिबल थे वो मैंने दिखाए थे वहाँ पे। और दूसरा वाला जो लिखा था वो तो मेरे पास पेपर नहीं है अब। तो उसमें आपने कितने एग्जांपल लिखे थे? उसमें मैंने हर पैराग्राफ में एग्जांपल दिया था। अच्छा, कोई कोड वर्ड यूज किया? कोड भी यूज किया था। हाँ, कितने कोड डाले आपने कैसे में? मैंने 2 कोड डाले थे, एक स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। स्टार्टिंग वाला क्या डाला था? स्टार्टिंग कोड से किए थे आप? हाँ, स्टार्टिंग कोड से किया था, अब मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। मैंने उस समय मैंने बनाया था अपनी तरफ से भी कुछ। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई रट के गया था वहाँ पे, ऑन स्पॉट जो मेरे को याद आया वहाँ पे थोड़ा सा लगा कि हाँ ये बना सकता हूँ मैं, तो बना दिया था मैंने। अच्छा, कंक्लूजन में? कंक्लूजन में भी ऐसे ही कुछ अच्छा सा बना के आया था पहले। मतलब खुद की तरफ से बना के? खुद की तरफ से बना के आ गया था। अच्छा। जैसे अभी मेरे को एक एस्से का, तो अभी रिसेंटली जो ये पेपर हुआ था हिंदी कंपलसरी वाला, इसमें तो मुझे याद है कि मैंने ज्ञान के ऊपर एक खुद से बनाया था कि ज्ञान एक ऐसी ज्योति है जो पीढ़ियों को रोशन करती है, ऐसे करके लिख दिया था मैंने एक। तो इसी तरीके से मिला जुला के बना के वहां भी लिखाया। अच्छा, दूसरा इसमें तो यही है कि जितना आप डिकोड करोगे एस्से को, उतने ज्यादा आप डायमेंशन बना पाओगे, अलग अलग तरीके से सोच पाओगे। और कोटेशन ऐसा नहीं है कि रटे रटाए काम आ जाते हैं, कभी कभी वहाँ अपने आप भी बना लेते हो, क्योंकि टाइम बहुत तो मिलता है आराम से। 15 मिनट तक बैठ के सोचना ही तो है, उसमें क्या करना है। मैं तो डायरेक्ट सोचा नहीं, मैं तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया था। मैं तो खूब 15 मिनट तक सोचता था, उसके बाद अपने थोड़े कोड जो बनाने होते थे वो बनाता था, फिर लिखना शुरू करता था। क्योंकि जब मैं दृष्टि में टेस्ट दे रहा था ना, तब ऐसा हो रहा था कि जब मैं मतलब स्ट्रक्चर तैयार करता था ना, तो मुझे फिर पेपर कंप्लीट करने में टाइम लग रहा था। तो दूसरी बात, फिर मेरे को ना इतना ऐसे लिख ही लिया था मैं, 10-12 तो उस टाइम में लिखता, और उससे पहले मैंने बहुत लिखे थे, तो मेरा इतना हो गया था मतलब कि फ्रेमिंग बन जाता था ऑटोमेटिक। फिर मैं डायरेक्ट ही चलने दो तो मैंने बिल्कुल भी एक पेज भी खराब किया, एक लाइन भी खराब नहीं की, डायरेक्ट लिखा हूँ। अच्छा, मतलब एक फ्रेमिंग मैं तो सेट करके गया था कि 15 मिनट सिर्फ सोचूंगा, डायमेंशन निकालूंगा, और उसके बाद असली तरीका यही होता है कि आप 15-20 मिनट उसमें स्ट्रॉन्ग, उसमें फिर प्रॉपर रहता है कि आपको मतलब इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से डायमेंशन पहले लिखने हैं, कौन से बाद में लिखने हैं। मतलब पहले मैं लिस्ट कर लेता था सारे, उसके बाद उस पर नंबरिंग डाल देता था 1 2 3 कि कौन से ऑर्डर में मुझे किस डायमेंशन को लिखना है, फिर कैसे बैलेंस करना है, लास्ट में वो पूरा स्ट्रक्चर करके तब लिखता था। तो मतलब मेरा ये होता था कि अगर मैंने एक डायमेंशन को ही फाइंड किया है, जैसे अगर मेरे को याद आया कि महात्मा गांधी की स्टोरी मेरे को याद आई, तो मेरे को इतना पता होता था कि महात्मा गांधी की स्टोरी से मेरे को एक कम से कम आधा पेज भरना है, आधे से ज्यादा पेज भरना है। तो इस तरीके से अगर मेरे को 16 पेज भरने हैं, तो कम से कम 10 से 12 मेरे पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तभी मैं इतने पेजेस भर पाऊंगा। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में एक पेज तो वैसे ही खत्म हो जाता है। सही है।
तो इस तरीके से एक सेट पैटर्न मैंने बना लिया था स्ट्रक्चर करते हुए। अंडरलाइन करके आए थे आप? हाँ, अंडरलाइन भी करा था, उसमें काफी टाइम मिलता है। हाँ, ऐसे में तो टाइम मिलता है अच्छा खासा। और फिर मेरे को लगता है कि ये वाला मैं क्या लिखाया पता नहीं, अब एग्जामिनर को समझ में आया। पहला अच्छा भी तो लग आप जो सकता है। बताए ना वो एकदम फिट है, मतलब उसमें तो अच्छे नंबर हाँ, मिले। पहला तो मैंने हाँ। अच्छा लिखा है वो। वो तो फिट और फिट जो है। दूसरे में लिखा है मैंने वो ये लिखा था, संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। अच्छा टॉपिक है। तो इसमें मैंने मतलब निर्धनता को अलग दृष्टिकोण से देखा। अब जैसे कि निर्धनता है, जनरली हम क्या मानते हैं, निर्धनता का मतलब क्या होता है, किसी चीज से वंचित होना। अगर हम आर्थिक सुविधाओं से या बेसिक सामान्य शिक्षा इन सबसे वंचित हैं तो निर्धन है। तो मैंने निर्धनता को सिर्फ इस तक लिमिट नहीं किया, मैंने निर्धनता को देखा कि अगर बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है तो वो भी कृत्रिम वो है निर्धनता, क्योंकि वो भी एक हमारी संपत्ति है। तो मैंने इसको इस तरीके के डायमेंशन में खोला था आगे जाते जाते। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में अगर हम विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं तो उसमें बड़ा नुकसान कर देते हैं हम। तो उसको भी एक गरीबी दिखाया था कि इसमें भी हम आर्थिक लॉस कर देते हैं किसी का, तो भी एक कृत्रिम गरीबी की स्थिति बन जाती है। तो मतलब हर डायमेंशन में मैंने गरीबी को दिखाया था। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसा समझता है। नहीं, फिलोसॉफिकल में यही तो बात होती है, बस आपको है ना उसको सेटिस्फाई करना होता है, काउंटर आपको एग्जांपल दो। आप मतलब, वो कोई मतलब मैटर नहीं करता है, उसमें मैटर यही करता है फिलोसफी ऐसे में सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि आप जो लिख रहे हो बस उसको बस उस ऐसे की थीम के अकॉर्डिंग आप सुटेबल बना दो बस उसको। उसमें यही तो फायदा है। नहीं तो क्यों जो, इसलिए मैं तो जो स्टैटिक वाला है तो लिखता ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट ये फिलोसफिकली लिखता हूँ क्योंकि मुझे इसमें यही बेस्ट होता है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। इसमें हाँ, आप जो सोच बस रहे हो आप वो जोड़ सही है। सकते, अगर जोड़ पा रहे हो आपकी ये क्षमता है तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अब मतलब क्या करना चाहिए बच्चों को अभी, अगर आप ऐसे में देखो, अभी से दिसंबर तक पहले तो कोटेशन वगैरह को कलेक्ट करो थोड़ा, और जैसे कुछ स्टोरीज होती हैं, काल्पनिक स्टोरी, उनको कलेक्ट करो। जैसे मैंने एक स्टोरी बना के आपको भी भेजी थी सत्यनिष्ठा पर। तो एक मतलब मैंने ही बनाई थी वो तो अपनी तरफ से, कि एक बच्चा था जो गांव के किनारे किसी झोपड़ी में रहता था, घर टूटा हुआ था, घर में कोई नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जो बीमार रहती थी। फिर उसका एक ही सपना था कि उसको मतलब मेहनत करके अपनी आर्थिक स्थिति को घर की संभालना था। तो उसने कड़ी मेहनत करी, एक ऑफिसर बना। ऑफिसर बनने के बाद जब पहला ही उसका हफ्ता था ज्वाइन करने का, तो उसके पास एक फाइल आई साइन करने के लिए, और उसको जल्दी से पास करने के लिए उसको 50,000 रुपए का ऑफर किया गया। लेकिन उसने उसको इनकार कर दिया। तो फिर जब वो घर गया तो उसकी माँ ने मतलब उसके घर पे राशन नहीं था, दवाइयों के पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने घर पे जाके भूखा सो गया। तो इस तरीके से जो मैंने स्टोरी बनाई थी, तो इसमें भी फिर उसकी माँ उसके पास आई और एक फूल रख के लाई थाली में जब खाना नहीं था तो, और फिर उसको बोली कि मतलब आज तुमने जो है मतलब सत्यनिष्ठा की रोटी खाई है, ऐसे करके मैंने उसका एक बनाया था। तो इस तरीके की कुछ काल्पनिक स्टोरी जो है ना, आप लोगों को सेट करके रखनी है कि बेसिक जो थीम्स हैं, जैसे विचारों पे आ जाता है। कोई भी कोटेशन है एस्से का कि किसी से विचारों से स्टार्ट हो रहा होगा, या फिर कुछ थीम्स है जैसे एजुकेशन थीम हो गई, एक एजुकेशन थीम पे कुछ ना कुछ आ जाता है। तो इस तरीके की जो मेन थीम है ना, वो आप लोग पहले से कुछ ना कुछ कोटेशन और स्टोरीज प्रिपेयर करके रखो। और इसमें हेल्प करेगा एमके यादव की एक बुक है एस्से की, वो फ्री पीडीएफ है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें कुछ रेडीमेड कोट्स, रेडीमेड स्टोरीज दी हुई हैं। तो अगर दिसंबर से पहले उनको तैयार कर लेते हो अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग, तो वो काफी बेनिफिट करेगा। और कुछ अपने आप से रेडी कर लेना, तो इतने से काम बन जाएगा। और कम से कम 20-30 एस्से को डिकोड करके रखो जरूर। हाँ, मतलब सारे दिसंबर से करके रख लो, वही खूब है। 2013 से लेकर 2025 तक आपको वो बहुत जरूरी है, वरना पेपर बहुत हार्ड लगेगा फिलोसफिकल वाले एस्से का। हवा नहीं लगेगी फिर तो क्या लिखोगे इसमें। और इथिक्स में, एथिक्स का पेपर तो काफी अच्छा था इस बार, मतलब इतना आप अच्छा बता रहे, सब लोग बता रहे कि कुछ हवा ही नहीं लगी इथिक्स में। पता नहीं कैसा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत ट्रेडिशनल पेपर था। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे हुए थे, समझ में आ रहे थे एकदम। जैसे एथिक्स वर्सेस लॉ का एक क्वेश्चन आया हुआ था, सीधे समझ में आ रहा था। पहले पैटर्न था वो, पुराने पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ, फिर सिविल सर्वेंट के ऊपर भी आया था एक क्वेश्चन। तो ये सब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं, मतलब इजी नेचर के, देखते ही लिख सकते हो। इसमें ज्यादा अप्लाइड वाला कुछ नहीं होता है। सिर्फ एग्जांपल सोचने हैं कि कौन से फिट हो रहे हैं इसमें, और लिखना शुरू कर देते हैं। तो एग्जांपल आपने कहाँ से उठाए? एग्जाम्पल्स मैंने न्यूज़पेपर से यूज किए थे खूब सारे।
मतलब मैं ना चैट जीपीटी का यूज करता था कि अगर सत्यनिष्ठा है तो सत्यनिष्ठा पे चैट जीपीटी पे डाल दिया कि किसी आईएएस ऑफिसर का रिसेंट में सत्यनिष्ठा पर क्या है, कुछ है एग्जाम्पल वगैरह, तो वो मैं निकाल लेता था चैट जीपीटी से। तो मतलब बहुत सारे आईएएस का, जैसे एक आईएएस राजीव कृष्णा की पहल थी, एक पौधा माँ के नाम, तो इसको मैं कहीं भी क्रिएटिविटी में दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से रचनात्मक कार्य करके एक सिविल सर्वेंट नीतियों को प्रभावी बना सकता है। तो इस तरीके की रीसेंट जो एग्जांपल्स थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे, अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, जो सिलेबस के एक एक पॉइंट होते हैं, वर्ड होते हैं, उन पे सब पे निकाल के रखा हुआ था इस तरीके से मैंने। तो लास्ट में मैंने सिर्फ एक शीट प्रिपेयर की थी, सारे एक एक डायमेंशन पे एक एक एग्जाम्पल के साथ, कि अगर प्रोबिटी आएगा तो प्रोबिटी में मेरे को किसका एग्जाम्पल यूज करना है, अगर इंटीग्रिटी आएगा तो किसका एग्जाम्पल यूज करना है। तो लास्ट में बस वो शीट रिवाइज करके मैं चला गया था। सही है, उसी अकॉर्डिंग। और बाकी बेसिक के लिए तो आपको वो सारा पढ़ना ही पड़ता है कि एक क्वेश्चन में कितने एग्जांपल डाले आपने? एक क्वेश्चन का जब आप आंसर मैंने लिख रहे? किसी में 2 डाले हैं, किसी में 3 डाले हैं, मतलब मिनिमम 2 तो मैंने डाले हैं। हाँ, इतना तो होना भी चाहिए। हाँ। अब मतलब पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत हुआ? नहीं, दिक्कत नहीं हुई पेपर कंप्लीट करने में। तो इथिक्स से कितने पेपर लिखे थे आपने? एथिक्स के मैंने 4 पेपर अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, तो उसमें स्कोर क्या रह रहा था? स्कोर उसमें बेटर ही रह रहा था, मतलब हमेशा 110 प्लस। इस बार उम्मीद है, मतलब अगर ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसमें एक तो पढ़ने का समझने का टाइम बहुत कम मिलता है उसमें एथिक्स में, कि मतलब 10-20 सेकंड में डिकोड करके लिखना स्टार्ट करना है, अदरवाइज पेपर नहीं होगा कंप्लीट वो। तो फिर भी मैंने कोशिश करी है कि प्रॉपर्ली जितनी डिमांड थी उसको एड्रेस किया। तो अब देखते हैं अगर आपने अटेम्प्ट कैसे किया था? पहले इथिक केस स्टडी की थी या पहले वो सेक्शन ए वाला किया? हाँ, पहले मैंने केस स्टडी की थी। इसमें एक टेक्निक मैंने यूज करी थी इस बार टाइम सेविंग के लिए। जब मेरे को 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है तो मैंने एक केस स्टडी को पूरा फ्रेम कर लिया था 5 मिनट में पहले पढ़ के। तो जनरली करते क्या है, बाकी सारे जो बच्चे बैठे होते हैं ना आसपास, वो पूरा पेपर देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पेपर आए हैं। मैंने वो सब नहीं किया, मैंने पूरा GS 1 से लेके और पेपर 4 तक, और ऑप्शनल में भी यही काम किया कि जैसे ही 5 मिनट पहले मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने एक क्वेश्चन को जो 15 मार्कर का है GS 1 2 3 में 11 नंबर का या 12 नंबर का, उसको मैं पूरा मतलब प्रॉपर फॉर्मेट बना लेता था। अब उसके लिए मेरे पास टाइम मिलता है लगभग 11 मिनट। अब मैंने अगर उसको 5 मिनट में शुरू में एक क्वेश्चन को फॉर्मेट कर लिया तो मेरे को लिखने में मैक्सिमम टाइम लगेगा 7 मिनट। तो मेरे 4 मिनट बच गए अब इसमें। अब ये 4 मिनट ऐसे हैं कि ये अगर इतना मेरे पास बच गया तो मेरा टारगेट ये रहता था कि अब 16 तक क्वेश्चन जो है वो मैं 1 घंटे के अंदर अटेम्प्ट कर दूं। क्योंकि शुरू में एक डिकोड कर ही दिया, बाकी 5 करने हैं मेरे को। तो 5 के लिए मेरे पास इतना समय होता है कि मैं 1 घंटे में 11 से लेके 16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाऊं। और अगर मैंने इतना कर दिया तो मेरा पेपर कभी नहीं छूटेगा। अच्छा, तो पेपर में बस यही गलती नहीं करनी कि जब आपको पेपर मिले पूरा पेपर नहीं देखना कि उसमें क्या आया है क्या नहीं आया है। एक क्वेश्चन को पकड़ के 15 मार्कर को डिकोड कर लो, क्या क्या डायमेंशन लिखने हैं, क्या पूछा गया है, और छोटा छोटा करके मैं वहीं पे लिख लेता था कि इसमें क्या क्या मेरे को एग्जाम्पल डालने हैं, क्या यूज करना है। तो इस तरीके से मैंने टाइम सेव किया। और जो केस स्टडी में आपने स्टेक होल्डर ये डाले थे? हाँ, ये स्टेक होल्डर सब में बना के आया था मैं। एथिकल इशू डाले थे इसमें? हाँ, वो जितना पूछा था उतना सब बना के आया था। पूछा नहीं, मतलब जैसे लोग एक्स्ट्रा डालते हैं ना, जैसे स्टेक होल्डर तो मोस्टली पूछता भी नहीं, बहुत रेयर पूछता है, तो आप हर केस स्टडी में डाले थे? मैं हर केस स्टडी में बना के आया था, और उसमें मैंने अलग अलग डायग्राम्स बना के किए थे। मतलब 6 केस स्टडी है, तो एक में तो सर्कल बना के कर दिया, किसी में ट्रायंगल बना के कर दिया, तो अलग अलग डायग्राम यूज करके मैंने वो सारे लिखे थे। आप इंट्रो कंक्लूजन भी लिखते थे केस स्टडी में? हाँ, मैं इंट्रो लिखता था पहले, फिर स्टेक होल्डर लिखता था, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखता था। तो इसके लिए मैंने जो टेक्निक यूज करी थी वो ये है कि कुछ कीवर्ड मैंने बना के रखे थे कंक्लूजन के लिए पहले से। जैसे सामाजिक पूंजी निर्माण, तो ये एक ऐसा कीवर्ड है कि मैं अगर कंक्लूड करूंगा कहीं पे तो सामाजिक पूंजी निर्माण जो है इससे बनाया जा सकता है, इस तरीके से कुछ कंक्लूड कर दूंगा। फिर ज्ञाता कर्ता विभाजन, इस तरीके के टर्म मैंने 25-30 लिख के रख लिए थे। अब मेरे को बस ये फिट करने होते थे कि कहाँ पे कौन सा सेट बन पाए। तो अगर उसको एक कीवर्ड भी दिख गया ना कंक्लूजन में कि हाँ इस कीवर्ड के साथ इसने एंड किया है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उस पे। फिर किसी केस स्टडी में लगा कि जहाँ आप फंस रहे हो?
हाँ, एक उसमें लगा था मनरेगा वाले में, तीनों क्वेश्चन सेम थे। अब हाँ। 4 पेजेस कैसे भरूं उसमें मनरेगा वाले में। पहले क्वेश्चन में घुमा फिरा के वही पूछ रखा था कि प्रॉब्लम है मनरेगा में तो उसको समाधान कैसे करोगे। फिर दूसरे में लिख रखा था उसको और बेटर बनाने के लिए क्या करोगे। अब बात तो एक ही होगी सारे में। तो उसमें फिर घुमा फिरा के मेरे को 15-16 पॉइंट लिखने पड़े अलग अलग पेजेस में। अब और कोटेशन उसने वाले परेशान किया बस। कोटेशन वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हो? कोटेशन वाले में वो मेनली उसकी वर्तमान प्रासंगिकता करके पूछता है वो। तो सबसे पहले तो मैं उस कोड को डिकोड कर देता हूँ कि वर्तमान समय में किस तरीके से ये प्रासंगिक है। फिर उसका एप्लीकेशन दिखा देता हूँ अलग अलग फील्ड में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो गया, और समाज के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, इंडिविजुअल की लाइफ में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे संगठन है, संगठन में किस तरीके से उसका यूज होता है। तो अलग अलग तरीके से उसको 4-5 डायमेंशन में मैं यूज करता था, और उसके जो भी एग्जाम्पल फिट होते थे वो एग्जाम्पल डालता था। अच्छा, और ऑप्शनल के लिए? ऑप्शनल तो PSIR बड़ा टफ था इस बार। मतलब GS पेपर 2 भी टफ था और ऑप्शनल PSIR भी टफ था काफी। बोल रहे थे कि पता नहीं किसी स्पेशल ब्यूरोक्रेट को बुला के पेपर बनाए। हाँ, बड़ा खतरनाक था पेपर 2। तो लोगों को तो वहाँ पे हवा ही नहीं लगी थी औरों को तो। तो ऑप्शनल के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? मेरा मानना ये है कि सिलेबस के हर टॉपिक पे कमांड होनी चाहिए प्रॉपर। और देखो, ऑप्शनल का सेट है, अगर आपके पास इंट्रोडक्शन बना सकते हो सीधे सीधे तो आपके वही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं कहीं ना कहीं। हमारे में और क्या पूछेगा, जैसे पार्लियामेंट है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा ही पार्लियामेंट पे। तो अगर मेरे पास पहले से किसी थिंकर का बना हुआ है कुछ पार्लियामेंट पे इंट्रो बना रखा है मैंने, तो वो काम कर जाएगा, फिट हो जाएगा। ऐसे ही फंडामेंटल राइट है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन फंडामेंटल राइट पे आएगा ही। तो मेरे पास पहले से सेट होता था कि भाई उसका इंट्रोडक्शन ऐसे होगा कि एक जॉन लॉक विचारक है, जॉन लॉक ने उदारवाद के विचारों को भारतीय संविधान में लागू करने का प्रयास किया, इस तरीके से कुछ बना के मैं लिख देता था। तो मतलब मेरे पास पूरे सेट होते थे पहले से। अच्छा, तो ऑप्शन में अगर आपके इंट्रोडक्शन सेट हैं और कंक्लूजन सेट हैं तो आपका टाइम वहाँ पे मतलब प्रॉपर बच जाता है। ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा नहीं होगा, वरना पेपर भी पूरा नहीं हो पाता वो वाला ऑप्शनल वाला, वो भी छूटता है लोगों का। छूटता अच्छा खासा, 60-60 नंबर छूट जाते हैं। हाँ, तो क्या उसकी तो पूछना टेक्निक है? यही है कि अभी रुको थोड़ी देर, फिर बाद में मैं मौका दूंगा पूछने के लिए। बोलिए सर। हाँ, तो उसमें तो टेक्निक यही है कि अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से सेट रखो, सिलेबस लेके बैठो, हर एक पॉइंट देखो सिलेबस का, कौन सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कीवर्ड है अपने सिलेबस का, उस कीवर्ड को लेके बैठो, और उसमें टॉपर्स के भी आंसर सर्च करो, कॉपीज सर्च करो। तो उसमें से कुछ अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन निकालो, चैट जीपीटी को यूज करो, चैट जीपीटी से निकालो कुछ अच्छे इंट्रोडक्शन। तो आपने ये काम अगर कर लिया टेस्ट लिखे थे? ऑप्शनल के तो मैंने बहुत ही कम लिखे थे, मतलब 1-2 ही लिख पाया था। इतना टाइम ही नहीं था कि रिवाइज करूं कि लिखूं। कितनी बार रिवीजन हो गया था ऑप्शनल का? ऑप्शनल का प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाया। वही तो मैं बोल रहा था आपको मैसेज में भी कि ऑप्शनल जो है थोड़ा खतरनाक हो गया इस बार। एक तो पेपर टफ आ गया, फिर मैंने जो है जिस तरीके से पढ़ा हुआ था, मैंने सोचा था कि थिंकर्स पे तो क्वेश्चन कम से कम एक 50 मार्कर रहता ही है सेक्शन 1 में। वो थिंकर्स पे केवल एक ही आया, महात्मा गांधी। अच्छा। और कोई पूछा ही नहीं थिंकर पे, पूरा थ्योरी से पेपर भर दिया। तो मैं उसमें फंस गया थोड़ा कि, लेकिन और भी फंसे थे जब मैंने औरों की हालत पूछी थी, तो सबका यही हाल था। तो उसमें पेपर करने में कोई दिक्कत, कंप्लीट करने में? नहीं, कंप्लीशन में तो किसी में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने वो 5 मिनट बचा लिए थे ना अपने शुरू में ही। हाँ, वो फायदा मिल गया, क्वेश्चन का तो सीधा सीधा फायदा मिल जाता है। हाँ, ऑप्शनल में भी ऐसी है, सीधे मैंने जो बड़े वाले सेक्शन होता है 20 मार्कर, सीधे उसको पिक करके डिकोड कर लिया, इसमें क्या लिखूंगा 4 पेजेस में। तो मेरा आराम से टाइम बच जाता था फिर। और हाँ, मैं देखा सोशोलॉजी ऑप्शनल में 3 ही पेज देते हैं और अदर ऑप्शनल में सब में 4 देते हैं। हाँ, अब मैं क्या हुआ, जब मैं पहला, अब मुझे तो पता भी नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं, तो मैं लिख रहा था भाई 4 पेज के अकॉर्डिंग आएगा, मैं उस अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। बाद में पता लगा कि 3 ही का, फिर मुझे एक में ही उसको समराइज करना पड़ा। फिर बाद में पता लगा कि सोशोलॉजी वाले को 3 ही मिलते हैं। आपको तो फिर बढ़िया है जिसका भी। हाँ सर, तभी पेपर शायद कंप्लीट हो गया जल्दी। और GS1 का कैसा क्या रहा अप्रोच आपका? GS1 में तो मैंने बहुत ज्यादा तो पढ़ा नहीं था, क्योंकि वही NCERT वगैरह पढ़ के गया था ज्योग्राफी के लिए, और कुछ मैंने अलग किया नहीं। अच्छा। और हिस्ट्री में मैंने PW वालों ने ये जो छोटे छोटे वीडियोस डाले थे 8-8 10-10 घंटे के, ये रिवाइज कर दिए थे।
अच्छा, मैंने कोई स्पेशल स्टडी नहीं की GS1 के लिए, जीएस वाले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। नहीं कुछ स्पेशल नहीं किया। और मतलब क्वेश्चन का उसमें नेचर ऐसा होता है कि आराम से आप हैंडल कर सकते हो, अगर ठीक से प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो तो मॉडर्न हिस्ट्री का तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन बचेगा कि आप उसमें ना कर पाओ। हाँ, हो और जाता है, फिर प्रीलिम से तो हो जाता है। हाँ, करूँगा यूट्यूब पे। हाँ, ठीक है। बोलिए। फिर थोड़ा एक्सपीरियंस भी काम आता है, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ऐसे पढ़ना नहीं पड़ता अलग से। जैसे इस बार पूछा था कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुदृढ़ीकरण के लिए हमने क्या किया है, तो उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, वो एक्सपीरियंस से काम आ जाता है। और प्रधानमंत्री एपिसोड सीरीज देखो, उससे भी काम हो ही जाता है, वो तो थोड़ा उससे बहुत। भी काम हो जाता है, वरना वही है, सब पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह ये सबको पता होती हैं। और और बेसिक ऐसे ही पढ़ के जैसे तो उसमें हो ही जाता है। एक अकबर का क्वेश्चन आ गया था, वो एक बाउंसर था, इस गवर्नमेंट में कौन सोचेगा अकबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और वो अकबर को लेके तो कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, इसलिए पूछा था कि नहीं, एनसीईआरटी में उसकी थोड़ा नेगेटिव थीम भी दिखाया है ना, इसीलिए वो पूछा हाँ, तो क्वेश्चन। उसमें तो मैंने बना दिए थे आराम से 4-5 पॉइंट। अरे, इंडियन सोसाइटी के लिए क्या किए? इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने धर्मेंद्र जाखड़ के नोट्स पढ़े थे, और उसमें फिर अपने एग्जाम्पल्स ऐड कर लिए थे, डेटा ऐड कर लिया था। अच्छा। तो टॉपर्स नोट्स उठाए थे मैंने, जैसे श्रुति शर्मा के नोट्स उठाए थे, उसमें से देख लिया था कि कौन कौन से ये किस तरीके के डेटा को यूज करते हैं। अच्छा। तो फिर मैंने उन्हीं वाले नोट्स में उनको एग्जाम्पल्स को फिट कर दिया, कहीं पे एग्जाम्पल्स लेके, कहीं पे केस स्टडी लेके, कहीं पे डेटा पॉइंट्स लेके। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ओवर नहीं करना। जैसे मतलब जो कोचिंग्स वाले हैं वो क्या सिखाते हैं कि आपको मॉडल पेपर्स भी देंगे तो ऐसे देंगे कि हर एक उन्होंने लाइन लिखी, उसके नीचे एक एग्जाम्पल डाल दिया, फिर दूसरा पॉइंट लिखा, दूसरे पॉइंट के नीचे एग्जाम्पल डाल दिया। एक तो ये याद नहीं आएगा एग्जाम्पल वहां पे रियल एग्जाम में, और ना इसको एग्जामिनर इतना पसंद करेगा कि आप, डिमांड भी ये नहीं है उसकी कि आप जगह जगह एग्जाम्पल इतने सारे यूज करो। मेरा मानना ये है कि अगर 2 एग्जाम्पल भी यूज कर देते हो एक क्वेश्चन में तो मोर देन इनफ है। सही बात। और ऐसा नहीं है कि पूरी कॉपी को डेटा से भरना होता है वहां पे, मतलब और भी जो लोग होते हैं वो भर नहीं पाते, 3-3, 4-4, 5-5 मेंस दिए हुए भी बैठे होते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि डेटा वगैरह इतना वो भी यूज नहीं कर पाते। सही बात है। और ऐसे डायग्राम वगैरह का अभी आपको लगेगा कि पता नहीं हम डायग्राम बढ़िया से बना के आएंगे, वहां पे एकदम सारे सेट करके रखोगे, जब रियल एग्जाम दोगे पता नहीं लगेगा कि कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। वहाँ पेपर कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, फिर ज्यादा अगर करोगे तो जबरदस्ती डायग्राम को घुसाने की कोशिश करोगे, वो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो जहाँ पे नेचुरल आ रहा है, जहाँ पे लग रहा है कि हाँ यहाँ कुछ एग्जाम्पल हमने बनाया हुआ था, डेटा हमने कुछ बनाया हुआ था, डायग्राम बनाया हुआ था, तो उसको फिट करो। अगर नहीं लग रहा है तो नॉर्मल आंसर लिख के आओ, कोई ऐसा मार्क्स नहीं कटेगा उस पर। ऐसा नहीं है कि डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, GS 1 2 3 में कितने टेस्ट दिए उनके फुल वाले? GS1 कम से कम 2-2 पेपर तो मैंने इसके GS के दिए ही थे, 4 के मैंने 4 दिए थे। अच्छा। और ऑप्शनल के 2 पेपर्स दिए थे। और ऐसे कोई कुछ 5 आंसर, ये ऐसे कुछ ऐसे के 5 लिखे थे मैंने। हाँ, नहीं, मतलब इनके ऐसे एक दो आंसर कुछ लिखते थे डेली बेसिस पे? नहीं, डेली बेसिस पे नहीं लिखता था, बस वही 2-2 टेस्ट दिए हो बस फुल है? हाँ, बस वही, ज्यादातर रिवीजन पे फोकस करता था। अच्छा, तो फिर GS2 में क्या रिवाइज किए? GS2 में कोई रिवाइज करके फायदा ही नहीं हुआ पेपर ही इस तरीके का था। पर PSIR का थोड़ा हेल्प तो मिल ही गया होगा। हाँ, PSIR की वजह से हेल्प मिली, तो उस पेपर में मुझे कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता, तो बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं करना होता। अब जैसे उसमें गवर्नेंस ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल डेटा करना होता है, और ये सोशल जस्टिस में देखना होता है थोड़ा सा, तो उसमें केस स्टडी वगैरह यूज करने पड़ जाते हैं। तो मैंने उसी के लिए थोड़ा बहुत काम किया था टॉपिक वाइज, और बाकी किसी में नहीं किया था। पॉलिटी IR तो उसी में कवर हो जाता है। और GS3? GS3 मेरा अच्छा हुआ था। अच्छा, उसमें 50% पेपर एकदम मैं प्रॉपर काफी अच्छा करके आया हूँ, और बाकी कुछ क्वेश्चन तो बाउंसर रहते ही हैं। तो उसमें मैंने जो फोकस किया था पेपर 3 में, एक तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया था काफी अच्छे से, तो सीधे सीधे क्वेश्चन मिले। तो वो कहाँ से पढ़े? वो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े थे। अच्छा, मतलब क्लासेस किए थे, लेकिन उसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये लोग सब उसी में अपडेट कर लेंगे अगले साल के लिए, कुछ एग्जांपल्स वगैरह, डेटा। तो उसमें मतलब आप इकोनॉमी अगर टारगेट करने जाओगे तो वो बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे HDI पे क्वेश्चन पूछ दिया था, पहला क्वेश्चन ही था HDI का, और उसको कंपेयर करवाया था किसी और इंडेक्स से, तो वहां पे एक सिंगल बच्चे को नहीं पता था वो आंसर। मैं सिर्फ HDI के बारे में एक पेज लिख के तो आ गया, अब मुझे दूसरे वाले के इंडेक्स के बारे में पता ही नहीं था, मैं कैसे कंपेयर करता उसको। सही बात है। तो नीति आयोग के साथ लिख के पहले वाले का तो मैंने कर दिया,
तो 50% ही करके आया वो वाला क्वेश्चन तो मैं। और साइंस टेक के क्वेश्चन कैसे लगे? साइंस टेक के क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज्यादा टफ नहीं थे, इजी थे, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी पे ही 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो 10 मार्कर में था और एक 15 मार्कर में था, नैनो टेक्नोलॉजी के उसका एग्रीकल्चर तो में पहले भी यूज करके। पूछा हुआ है क्वेश्चन येलो टेक्नोलॉजी हाँ का। पहले भी पूछा हुआ है, तो वो तो मतलब मैंने रिवाइज भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसको लिखा है, क्योंकि पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, एग्रीकल्चर क्या होता है, दोनों को जोड़ के बना के आ गया लिख के। अच्छा। और वहां पे मतलब मैंने जब औरों से भी पूछा तो और लोग तो ये कह रहे थे कि हम तो इतना सोच ही नहीं पाए कि मतलब अच्छा। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कि कैसे उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। मैंने सब में दिखा दिया था, तो पेस्टिसाइड कुछ वगैरह में, और साइंस टेक के लिए कुछ पढ़े थे आप? कुछ अलग से तो नहीं पढ़ा था मैं ऐसे, बस जो प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज होती हैं वो पढ़ी थी। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन पढ़ा हुआ था, और नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक पता था। मतलब मेरे को ये इतना इतना आइडिया था कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस चीज में यूज हो सकती है, कहाँ कहाँ काम आती है, कैसे वर्क करती है। अच्छा। बाकी इसी पे सारा मतलब हो जाता है फिर। और तो ये बेस्ट तो ये है कि आप उसमें भी सिलेबस उठाओ, और एक मेंस 365 की छोटी सी समरी आती है 40-50 पेज की लास्ट में, तो उसको एक बार पढ़ लो जरूर। उसमें ना टेक्नोलॉजी ऐसे ही बेसिक बेसिक लिखी होती है कि जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी पे था तो एंटेंगलमेंट क्या होता है, किस तरीके से इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कैसे इसको मतलब अप्लाई किया जाता है, किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं वहां पे, अगर उतना भी पढ़ के चले गए तो काम बन जाता है। अच्छा। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने ठीक से पढ़ा था, प्रॉपर डेटा वगैरह भी बनाया था। अच्छा, क्यों 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, उसके फिक्स होता है। 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें तो पूरा फिक्स है, मतलब 50-50 नंबर के ही आते हैं 5 सेक्शन। एग्रीकल्चर आएगा 50 नंबर का, और 50 का आएगा इकोनॉमी, और 50 का साइंस टेक्नोलॉजी आएगा, और क्या रहेगा, हाँ एनवायरमेंट इकोलॉजी रह गया, ये आता है दोनों मिला के 50 नंबर का। इन्वायरमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों मिला के। हाँ हाँ। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कुछ अलग से पढ़े, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए? हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पढ़ा था मैंने, विजन के नोट्स पढ़े थे। अच्छा। और मतलब क्विकली रिवाइज करा था बस, क्या होता है, किस तरीके से कौन कौन से डिजास्टर होते हैं, जो रिसेंट चल रहे हैं डिजास्टर, उनके बारे में थोड़ा सा मैंने बना लिया था, और रिसेंट एग्जांपल कलेक्ट कर लिए थे उसके। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी के लिए? उसके लिए मैंने कुछ नहीं करा था अलग से, एक एक पेपर लिखा था बस दोनों का। अच्छा, वो दृष्टि में लिखे होंगे जब वो करवाते थे? हाँ दृष्टि में कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है ठीक से कि नहीं मैं हो तो रहा है, आखिरी में वो भी नहीं किया था। बस ऐसे मैंने ही एक एक लिखा था बस। लेकिन इस बार का पेपर जो है काफी टफ था, तो प्रेसेस तो जरूर लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए सबको, मतलब 5-6 पेपर जरूर करने चाहिए। हाँ, इतना तो होना चाहिए, प्रैक्टिस तो होना चाहिए। और कोई आप बताना चाहो? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि नोट्स जितने ज्यादा शॉर्ट रखोगे उतना बेनिफिट। अगर ज्यादा लॉन्ग नोट्स होंगे वहां पे एक तो याद नहीं आएगा, ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो मेरे जितने भी नोट्स थे सोसाइटी वगैरह के या और टॉपिक्स के, वो मैक्स टू मैक्स 20 पेजेस में थे, करीब 20 से 25। सही सही, उतना होना चाहिए। तो इससे ज्यादा मैंने बनाए भी नहीं थे, क्योंकि रिक्वायर्ड भी नहीं है। और इतने को करके मैंने मतलब काफी अच्छा वहां पे परफॉर्म कर दिया, क्योंकि सारी चीजें सेट है, पता है कि इन्हीं 20 पेजेस में से कुछ ना कुछ आएगा, और उन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे मैंने वहां पे लिख दिया था। अब मैं ऑप्शनल में इसलिए फंस गया थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शनल में मैंने नोट्स शॉर्ट नहीं किए, बड़े बड़े मेरे नोट्स थे चारों सेक्शन टाइम के, लगता फिर वो वहां पे फिर याद आने में दिक्कत हो गई इसको। तो पॉइंट में जितना छोटा नोट होगा उतना ही ज्यादा वहां पे मतलब एप्लीकेशन में यूज होगा वो। अच्छा, और आपको दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम कैसा लगा? पता नहीं, मैं गया ही नहीं, मैं तो अपने रूम में पढ़ता था। बस उनका रूम फैसिलिटी बढ़िया है। बस बस, बाकी और तो कुछ नहीं है। और आप किस किस का ज्वाइन किए थे, मतलब उस टाइम किस किस मेन से किस किस का ज्वाइन किए थे आप? एक तो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था, धर्मेंद्र भैया के साथ, और एक दृष्टि वालों के साथ था। अच्छा, दृष्टि वाले मेंटर से मिलते थे? हाँ कभी कभी चला जाता था, पॉलिटिकल साइंस वालों के पास जाता था मैं बीच बीच में मिलने। तो उनको भी मैंने नोट्स अपने दिखा रखे थे, तो मेरा नोट्स का फॉर्मेट उसमें भी सेम रहता था, कि मेरा इंट्रोडक्शन सेट है, कंक्लूजन सेट है पहले से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर शेयर हो जाएगी।
हम्म। तो आपने डिजिटल नोट्स बना के रखे हैं? हाँ, डिजिटल बना के रखे हैं मैंने। तो फिर आपने टाइप देखो कैसे जैसे किए? ये मैं बोल के करता था, अच्छा, मैं टाइम तो बहुत लिखता नहीं था। टाइम तो बहुत लगा होगा परंतु इसमें। नहीं, टाइम इसमें बच जाता है जब बोल के लिखते हैं ना, तो पर अपने वो आप लिखता है वो। करेक्टिंग में भी तो होता है ना भाई, गलत लिख गया तो उसको सही करो। हाँ हाँ, वो तो बीच बीच में करना पड़ता है, लेकिन हाँ। फिर भी टाइम बच जाता है, ठीक ठाक बच जाता है। तो जैसे ये मेरे जो है नोट्स हैं उस पे, अरिस्टोटल पे एक थिंकर है। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेट है कि अरिस्टोटल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं यही लिख के आऊंगा, इंट्रोडक्शन पहले से सेट है मेरा। और इसमें मैंने देखो की टर्म यूज कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे विधि, संप्रभुता, संविधानवाद। फिर इस तरीके से उसकी एक बुक डाल दी मैंने कि भाई उसकी एक बुक थी पॉलिटिक्स, जिसमें उसने ये सारे विचार दिए थे। तो इस तरीके से मतलब एक अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने बना के रखा था। फिर ये टू द पॉइंट बना के रखे थे कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्लेटो और अरिस्टोटल में क्या सिमिलैरिटीज थी, तो 5-6 पॉइंट मेरे पास छोटे छोटे लिखते हुए हैं। अब इसको मेरे को 4 पेज में भी अगर लिखना होगा तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। सही बात है। ऐसे ही देखो अलग अलग थ्योरीज होती हैं, जैसे राज्य का एक विचार दिया था इन्होंने, तो इस पे भी एक इंट्रोडक्शन मेरा अलग से है कि राज्य का विचार आएगा तो मैं क्या इंट्रोडक्शन यूज करूंगा। फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म बना के रखे हुए थे 4-5 के, क्रिटिसाइज किसने किया था, लॉक ने किया था, हॉब्स ने किया था। फिर मेरा एक सेट कंक्लूजन है यहाँ पे कि मैं इसमें क्या कंक्लूजन डालूंगा। तो ऑप्शनल पे तो इस तरीके से काम करके रखो। देखो हर क्वेश्चन मेरा टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, टिप्पणी करो। तो यहाँ पे देखो ऊपर के पॉइंट कुछ सेम रहेंगे और कुछ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना है, तो वो डाल दिया। फिर ये अगला विचार आ गया नागरिकता पे विचार, तो इसका भी एक इंट्रोडक्शन पहले से सेट है। तो वहां पे मुझे सोचना नहीं पड़ता। अगर मेरे को कहीं भी दिखाई देगा कि हाँ प्लेटो पे क्वेश्चन आया हुआ है, अरिस्टोटल पे आया हुआ है और उसका कोई विचार पूछा हुआ है, तो मेरे पास पहले से एक इंट्रोडक्शन सेट है, पहले से एक कंक्लूजन सेट है, मुझे सोचना नहीं है फिर। इसी तरीके से पॉलिटी वाला सेक्शन है ये, तो इसमें भी मेरा जो है सब कुछ सेट रहता था। जिससे मैं जुडिशरी के दिखाता हूँ, इसमें देखो पंचायत है, तो पंचायत टॉपिक पे भी एक इंट्रोडक्शन है। मतलब पंचायत पे कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, इस बार भी आया था क्वेश्चन, मैंने सेम इंट्रोडक्शन लिखा है। तो पंचायती राज व्यवस्था, महात्मा गांधी का नाम डाल दिया, एम एन रॉय का नाम डाल दिया, दीनदयाल उपाध्याय का डाल दिया। ये ऑप्शनल के नोट्स हैं। तो इसमें भी पूरा मतलब पहले से सेट है कि मेरे को क्या लिखना है अगर पंचायत पे क्वेश्चन आएगा तो। सही है। फिर हर किसी के डायमेंशन ये बना रखे हैं। चैलेंजेस हैं तो चैलेंजेस में 6 पॉइंट है मेरे पास, 4 पेजेस लिख सकता हूँ इन्हीं से। फिर सुझाव कुछ कलेक्ट करके रखे हुए थे कि सेकंड ARC में क्या बोला गया है। फिर ये केस स्टडी कुछ बनाए हुए थे कि केरल में किस तरीके से पंचायत को बेटर बनाया है। फिर ये कुछ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, तो ये सब बना के रखा हुआ था। कंप्लीट है नोट्स तो उस तरीके से तो। हाँ, फिर इसी तरीके से देखो एक कंक्लूजन है लास्ट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत यूज किया है मैंने। खुश हो जाएगा एग्जामिनर। तो ऐसे ही फिर मेरे न्यायपालिका के थे, मतलब पूरे ऑप्शनल के नोट्स मेरे इसी तरीके से थे। हाँ, तो ये तो कंप्लीट। तो मुझे वहां पे दिक्कत नहीं हुई। और किसी को कुछ पूछना तो सर से पूछ लो, जो अपने पर्सनल डाउट है पूछिए अब आप लोग, जिसको जो पूछना है। सना तुम कुछ पूछ रही थी, पूछो। सना कहाँ भाग गई? किसी को कुछ पूछना है? निखिल। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैं 2-3 क्वेश्चन है। जैसे तो नोट करते हैं जो अपना अपडेट करना, मैं 5-6 साल पहले नोट्स बनाया था अपने। लगता है कि नोट्स ही नहीं अपडेट होगा। दूसरी बात है कि सर PT ही नहीं निकल रहा है। फिर मिस्टेक कर जाओगे। मेरा भी जब पिछली बार 2 बार से नहीं निकल रहा था, तो मैंने पूरा फोकस इस बार प्रीलिम्स पे डाल दिया था। अब उसके चक्कर में मैं अपना ऑप्शनल प्रॉपर नहीं पढ़ पाया। तो अभी भी मेरे को इतना हार्ड एग्जाम वो इसलिए लगा क्योंकि मैं थ्योरी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया था। तो लिमिटेड पढ़ के चला गया था, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग नेचर का आ गया। और उसके नोट्स मैंने शॉर्ट नहीं किए थे। तो मतलब आपको पता नहीं होता कभी भी कि किस समय आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, और अगर निकल गया उसके बाद बड़ा रिग्रेट होता है फिर कि मतलब कर लेना चाहिए था प्रिपेयर सही से। दोबारा मौका मिले ना मिले कोई नहीं जानता। हाँ, वो बड़ा मुश्किल होता है।
सर मतलब जैसे सब कहता है कि एथिक्स निबंध और अपना ऑप्शनल तैयार रखो, बाकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर रैंडम ही पढ़ लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे किए। आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 भी प्रॉपर्ली पढ़ के आने हैं, क्योंकि उसमें मोर देन 50% क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यूज बेस्ड होते हैं और उसी थीम पे आते हैं, सिलेबस पे आते हैं। तो ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है। सबसे मेन चीज तो ये है कि यहाँ पे अगर मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि किसने सिलेबस उठा के नोट्स बनाए हैं, तो बताना मेरे को जरा। जीएस 1 से लेकर 3, 4 तक किस किस के पास ऐसे है कि हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट जो सिलेबस में लिखा हुआ है उस पर कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन है, 4-5 पॉइंट है किसी के पास? ऐसा नहीं है, कुछ बनाते हैं आवाज कट रही है। तुम्हारा नेटवर्क आवाज नहीं जा रही सर? आ रही है, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए कोचिंग में जो ये पढ़ाया गया था वही नोट्स है मेरे पास। वो तो बेकार है। वो तो तुम एक नोट्स भी रिवाइज नहीं कर पाओगे एग्जाम के टाइम में। वो तो काम नहीं आएगा। सिलेबस जब तक बाय हार्ट नहीं करोगे और सिलेबस लेके बैठ के उसके कीवर्ड के साथ नोट्स नहीं बनाओगे, नहीं होगा। मेरी सीधी बात है। कितना भी कोचिंग पढ़ लो या सर भी आपको अपने कितना भी आपको गाइडेंस कर देंगे, अगर आप अपने से ये काम नहीं करोगे, सिलेबस लेकर नहीं बैठोगे, नहीं होगा। सर गारंटी नहीं ले सकते मेंस कराने की। सिलेबस लेके बैठे मान लो, सिलेबस जैसे सांप्रदायिक का आ गया और सांप्रदायिक के लिए हम नोट्स बना रहे, जैसे मेरे नोट्स में कुछ आ रहा है तो उसके रिसोर्स कैसे कलेक्ट करें? रिसोर्स चैट जीपीटी को यूज करो। कुछ अपने आपके नोट्स होंगे क्लास वाले, कुछ सर ने आपको बना के दिए होंगे, उसमें से डायमेंशन पिक करो, फिर वहां पे अपना तरफ से क्या एडिशन करोगे। एक तो एग्जांपल्स डालोगे और एक आप डालोगे डेटा कि रिसेंट में कौन कौन से ऐसे सांप्रदायिक मुद्दे हैं जो आए हैं और कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन है क्या जो इसको कम करने के लिए आई है, वे फॉरवर्ड में डालने के लिए। तो इस तरीके की चीजें अपने आप से कलेक्ट करोगे। सोसाइटी बहुत जेनरिक सब्जेक्ट होता है, लगता है कि कोई भी लिख देगा उसको, और वास्तव में लिख भी देगा, लेकिन सोसाइटी के अपने कुछ टर्म्स हैं। सोसाइटी का ऐसा नहीं है कि किसी को पूंजीवाद नहीं पता है या किसी को वैश्वीकरण नहीं पता है, सब किसी को पता होता है। लेकिन वैश्वीकरण को स्टार्ट कैसे करोगे? विवाह पे क्वेश्चन आ गया कि विवाह का नेचर क्या, किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, स्टार्ट कैसे करोगे, क्या बताओगे? पिछले साल सोशियोलॉजी ऑप्शनल का क्वेश्चन था वो, जब की बार पूछा है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मतलब सोसाइटी लगता सिर्फ इजी है और विवाह में मतलब बहुत जेनरिक सा लिख के आओगे कि विवाह दो लोगों के बीच का संबंध है, ऐसा कुछ लिख के आओगे। ऐसे ये सब एडमायर नहीं करता एग्जामिनर। सोसाइटी के अपनी कुछ टर्म्स हैं, अपने उसके टर्मिनोलॉजी होते हैं। जैसे मैंने इस बार जो दिया था उसमें स्टार्टिंग ऐसे की हुई थी कि डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार विवाह एक संस्था की भांति है, ऐसे करके कुछ उनका कोट था। उस कोट से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने वहां पे हर चीज पे एक इंट्रोडक्शन प्रॉपर तैयार किया था। जैसे वैश्वीकरण है, तो वैश्वीकरण पे मैंने चैट जीपीटी को यूज करके ये देखा था कि सोसाइटी के जो स्कॉलर हैं, जो उसके मतलब आपके थिंकर्स होते होंगे ना सोसाइटी के, तो वो थिंकर्स क्या परिभाषा दे रहे हैं वैश्वीकरण की, उस परिभाषा को मैंने कॉपी किया था वहां से। तो उसमें ना आपके टर्म्स आएंगे अपने आप, जैसे सामाजिकरण होता है, संस्कृतिकरण होता है, ये टर्म्स दिखाई देने चाहिए। हाँ, तो जब तक ये दिखाई नहीं देंगे वो आपका आंसर जो है वो सोसाइटी का आंसर नहीं बनेगा। सही बात है। जैसे मैं पूछ रहा था कि 2013 से 2024-25 तक जो पीवाईक्यू है, मतलब सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू करने उसका मॉडल आंसर बनाने पड़ते, फिर जो नोट्स है उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, इससे कम से कम 45 नहीं, इतना कर नहीं पाओगे। 2013 से लेके तो नहीं कर पाओगे, लेकिन लास्ट 5 इयर्स के अगर कर लिए अच्छे से। अभी तो टाइम है ना, अभी तो कर ही सकते हैं, पर बाद में चाहे कर पाओ नहीं कर पाओ, अभी तो टाइम है। अरे जैसे मैं पीडब्ल्यू वाला नहीं था, मॉडल आंसर निकाला था, पीडब्ल्यू का है, अदृष्टि का है, उसका जो पॉइंट है 66 के। तो करो ना, तो कब करोगे? उसको बहुत छोटा छोटा करके बना के रखो। करना तो पड़ेगा ना, उसके लिए भी मेहनत लगेगा, ऐसे से नहीं होता, इतना इजी नहीं है काम वो। एक एक टॉपिक पे मेरा सिर्फ एक पेज है। संप्रदायवाद है तो एक पेज में, महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाएं हैं, इनके मुद्दे हैं, एक पेज में है सब कुछ। सही। और किसी कुछ क्वेश्चन पूछना? निखिल, युवराज? आप पूछो युवराज। नो सर, नहीं पूछना है। कोई क्वेश्चन नहीं है।
निखिल तुम्हारा? पूरा क्वेश्चन अभी पूछ लिए थे आपको में क्या और तभी मैं नहीं सर। पूछा हाँ तभी तो मैं पूछा था ना, नहीं तो फिर आप तो लोगों अभी और कुछ रह गया क्या पूछने से अभी? वो एक कहाँ भागी सना जो पूछ रही थी उस टाइम, तो राइज हैंड कर रही थी। अच्छा अच्छा। अभी तो कुछ समझ नहीं है, जब तक युद्ध में उतरेंगे नहीं तब तक पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा शस्त्र यूज करना अरे है, तो क्या सर है। युद्ध में उतर चुके हैं और वो बता रहे देख लो भाई यहाँ ये हाल होता है, तो आप लोग पहले से तैयार हो जाओ। अब आप भी पहले से इंतजार तैयार करो हो क्या? जाओ, अगर बिना हथियारों के युद्ध लड़ने जाओगे तो फिर ढेर हो जाओगे वहां पे। सना तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, पूछिए सर से। सना पूछो। हेलो हाँ पूछो, आप जो पूछ रही थी। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था जो ऑप्शनल को लेके था, ऑप्शनल में जैसे सर मैंने टेस्ट किया था तो इशू ये है मुझे में क्वेश्चन मुझे आ रहा है क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ऐसा लगा मैं कर लूंगी लेकिन मुझसे हुए नहीं है। वो जो नए क्वेश्चन है देखते उनको कैसे टैकल करें? कौन सा ऑप्शनल है आपका? उर्दू। उर्दू लिटरेचर है। तो लिटरेचर में तो जहां तक मुझे लगता है लिटरेचर में आपकी डिमांड होती है क्रिएटिविटी की। लिटरेचर में सर शायद यही होता है ना कि मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो आपकी, हाँ कुछ चीजें तो ऐसी होंगी आपकी जो सेट रहती होंगी, कोई मतलब कवि वगैरह होंगे या किसी ने कुछ रचनाएं करी होंगी वो होंगे, और बाकी आपका कुछ क्रिएटिविटी का आता है। मतलब सीधी बात है, करंट अफेयर का जो सीधा क्वेश्चन आएगा तो जब भी आप करवाओगे जब उसका एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच सीखोगे आप, तभी कर तो पाओगे। मुझे लिटरेचर का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके कीवर्ड को डिकोड करके कर सकते हो। फिर हाँ ये समझो कि इसको मैं किसी थिंकर से रिलेट करके लिख सकती हूँ क्या, या आपके में जो भी रचनाकार होते हैं उसकी रचनाओं से जोड़ के देखो उसको पढ़ के कि इसको किसी रचनाकार से मैं जोड़ सकती हूँ क्या। तो मतलब हैंडल हो जाते हैं इस तरीके से वो। और जो आपको नहीं आएगा ना पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, फिर समझ के चलो किसी को नहीं किसी आएगा। को नहीं आता, और वो हमेशा रहेंगे ऑप्शनल में, जरूर क्वेश्चन मिलते हैं 2-3। बिल्कुल। और अभी हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता हो कि जो मेंस वेंस लिखे रहते हैं वहां पे जो लोग जाते होंगे बहुत ज्यादा स्पेशलाइज जाते होंगे, एकदम सब कुछ आ रहा होता होगा उनको। सर किसी को कुछ नहीं आपके आता रूम है में भी वहाँ कोई छोड़ के भागे गए एग्जाम के 1-2 एग्जाम के बाद? मेरे में तो 2-3 पे। भाग भागे तो नहीं थे, मेरे में 3 भाग भागे तो नहीं थे। एक तो मेरे आगे एक एसडीएम बैठा हुआ था। अच्छा। मैंने जब उससे भी डिस्कस किया क्वेश्चन को, उसको भी नहीं पता था। वो भी सेम उन्हीं क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा था, जैसे एचडीआई वाला क्वेश्चन था, वो उसको भी टफ लग रहा था, उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसा नहीं होता वहां पे कि सब लोगों को बहुत ज्यादा कुछ आ रहा होता है, सबको एवरेज पता होता है कि, मतलब हर टॉपिक के बारे में। बस यही इतना है, जो जरूर होता है एवरेज में कि- बेस्ट लिख लिया उसका काम हो गया। एवरेज में बेस्ट ऐसे नहीं कि बेस्ट से बेस्ट लिखना है, एवरेज में बेस्ट हाँ, लिखना है हाँ। बस। वहां पे इतना जरूर होता है कि वहां जो भी जा रहा है उसका बेसिक कंप्लीट होता है और सिलेबस का हर पॉइंट उसको क्लियर होता है। तभी तो पीटी निकलेगा। हाँ। नहीं तो पीटी निकलेगा भी नहीं। संध्या कुछ पूछना आपको? हेलो सर नमस्ते। नमस्ते। यूपी में दिक्कत आ रही है कि नेटवर्क की? हाँ बारिश पड़ रही है जगह जगह, तो हो सकता है आ रही है दिक्कत। हाँ तभी तभी सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। आप अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप यूपीएससी सिर्फ देते हैं कि दोनों को मतलब स्टेट पीएससी भी साथ में लेके चलते हैं? नहीं, मैं यूपीएससी दे रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर इधर उधर भटकूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वन मैन आर्मी। क्योंकि यूपीएससी में देखो, अगर मेरा एक्सपीरियंस है 5 अटेम्प्ट हो गए हैं, अगर यूपीएससी को ठीक से पढ़ोगे तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। हाँ ये बात तो सही है एकदम, पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो चाहे कुछ भी कर लो। अब भी मेरे को लगता है कि इस बार थोड़ा ऑप्शनल में मैं गलती कर गया, अब देखते हैं क्या होता है बाकी। लेकिन अब ये है कि अभी मेरे पास 2-3 महीने का टाइम है, तो ऑप्शनल पे थोड़ा और वर्क करूंगा, और अगली बार अगर प्रीलिम्स निकलता है तो अच्छी स्थिति में रहूंगा था। ये बात तो सही एक है, तो तैयारी करोगे तो जरूर। आंसर मैंने बहुत लंबे समय के बाद लिखे हैं। हाँ, इसका भी फर्क 2023 पड़ता में है। और 24 में जब हुआ नहीं है तो फिर मेरा पूरा फोकस प्रीलिम्स पे चला गया, फिर मैंने आंसर राइटिंग छोड़ दी, फिर प्रीलिम्स मेन फोकस हो गया मेरा। मेंस की आंसर राइटिंग एक तो हैबिट छोड़ गई, शुरू में तो क्वेश्चन भी पूरे नहीं हो रहे थे, स्टार्टिंग के टेस्ट लिखे थे कुछ, तो हम्म। विजन का अभ्यास लिख के आया था वहाँ पे पूरा मतलब
40 मार्क्स का छूट गया था। चारों अभ्यास लिखे थे आपने? हाँ, अभ्यास लिखे थे मैंने, और वहाँ तो बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी मेरी। मेरे को मार्क्स पता है कितने मिले? 60 मार्क्स मिले मेरे वो को। खुद ही वो जानबूझ के भी इतना ही देते हैं। और रीजन ये है कि वहाँ पे मैंने मतलब सीधे अटेम्प्ट कर दिया उसको, क्योंकि उससे पहले जो मैं दृष्टि में दे रहा था ना, उसमें टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैं ये प्लान बना के गया था कि इस पेपर को पूरा करके आना है कैसे भी करके। तो मैं क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ नहीं रहा था। अब उसमें एक क्वेश्चन आया था सहकारी समितियों के बारे में, मैं सहकारी संघवाद पे क्वेश्चन लिख के आ गया। होता है, ये होता है रियल एग्जाम में भी होता है ये। तो ये हुआ था। तो अभ्यास से ये फायदा हुआ फिर कि मैंने एक तो बहुत टाइम के बाद पेन उठाया है। अब मेरे को ये जो गलतियां हैं ये नहीं करनी थी रियल एग्जाम में। तो उस एग्जाम को देके मेरे को ये पता लग गया कि कहाँ कहाँ मैं कमियां कर रहा हूँ। तो फिर मैंने रियल एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ा। वहां पे मेरा प्लान तो ये होता था कि 10 सेकंड पढ़ता था विजन में, और उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा सोचा नहीं, की टर्म देके जो पूछा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि क्या पूछा है, जो मेरे को पता है मैं वो लिख के आऊंगा। ये मेरा प्लान होता था उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव था पेपर पूरा करना। फिर जब सर आप तो इतना तो करके गए तो मैं तो एक भी टेस्ट नहीं लिखा था। नहीं, मैं GS 1 2 3 4 कुछ पढ़ के गया था। मैं ओनली PYQ देख के गया था। एक बार पढ़ा था जो भी वो भी, और ऑप्शनल जरूर 4-5 बार पढ़ा था, पर ऑप्शनल लेट हुआ। ऐसे जरूर काम किया था, ऐसे पे तो उसका फायदा भी मिला। तो मेरा मानना है देखो, जिसमें आप वर्क करोगे तो फायदा जरूर मिलता है, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, फिर एवरेज मार्क आएंगे, सीधी सी बात है। आप पूछो सना, क्या पूछना? सॉरी सर, नेटवर्क चला गया था। मेरा क्वेश्चन है, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन ये है कि मुझे टाइम मैनेज का बहुत इशू है। टाइम मैनेज मतलब दिनचर्या मेरी बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मैं घर पे कुछ काम नहीं करती हूँ तब भी मैं 4 घंटे ऐसे मैं निकाल पाती हूँ, 3-4 और 5 मतलब ऐसे होता है। और मैं पूरा दिन बैठ के रहती हूँ, ऐसा भी नहीं कि हाँ मुझको कुछ वो है काम करना। तो इसमें तो आपको मतलब खोजना पड़ेगा कि रीजन कहाँ है आपका, मतलब टाइम जा कहाँ रहा है। फिर ये तो आपको कॉपी पेन लेके आपको बैठना पड़ेगा और अपने टाइम को देखना पड़ेगा कि मेरा टाइम स्पेंड कहाँ पे होता है। फोन आप ज्यादा यूज कर रहे हो क्या, स्क्रीन वगैरह पे ज्यादा आप रह रहे हो क्या, तो इस तरीके से चीजें आपको ये तो देखनी पड़ेंगी। मतलब डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड रहना पड़ेगा आपको। सर जब आप मेंस के टाइम कितने घंटे पढ़ रहे थे एंड ऑफ द एवरेज? मैं तो सर मतलब 16 तक तो हो ही रहा था। ओह माय गॉड। मतलब कई दिन तक तो ऐसा हुआ कि नींद नहीं आ रही थी रात में, 2-2 ढाई घंटे ही सिर्फ सो रहा था। पेपर के टाइम में नींद आती थी? पेपर के टाइम में नहीं, उसमें भी नहीं आती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप मतलब अगर रात में नहीं सोए हो तो अगले दिन पेपर में एग्जाम में नींद आएगी, वहाँ नहीं आती। दिमाग पूरा अटेंशन में रहता है वहाँ पे, वो तो कोई दिक्कत नहीं होती। वो सब ज्यादा सोचना नहीं है। स्लीप साइकिल वगैरह सब लोग बोलते हैं, मेरा कोई स्लीप साइकिल वगैरह मैंने चेंज नहीं किया था, मेरा सब ऐसी था। और रात में कितना भी आप चेंज कर लो, एग्जाम से एक दिन पहले नींद नहीं आती है। होता ही नॉर्मल है वो तो। सर आप बीच में क्या खाना वाना कुछ खाते थे पेपर के बीच में? मैं हाँ खाना खा लेता था हल्का फुल्का, और सेव वगैरह ले लेता था मैं, ज्यादा हैवी नहीं लेता। और कुछ और क्वेश्चन था सना तुम्हारा? दूसरा कोई क्वेश्चन? सर जैसे अगर 2026 का टारगेट करना है तो अभी सितंबर से दिसंबर तक, मतलब जनवरी से तो प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, तो दिसंबर तक क्या मतलब कैसे हम लोगों को कर लेना चाहिए ऑप्शनल और GS 1 2 3 4? कम से कम 2 GS पेपर और ऑप्शनल ये कंप्लीट होना चाहिए हर हाल में, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 GS के पेपर में से आप एक तो 4 पेपर को कंप्लीट करके रखो हर हाल में, और एक आप टारगेट रखो मेरे हिसाब से पेपर 3, क्योंकि वो बड़ा टफ पड़ेगा। अगर आपने तैयार नहीं किया है तो प्री और मेंस के बीच में तो इम्पॉसिबल है वो तैयार करना। तो पेपर 3-4 कम से कम तैयार होना चाहिए और ऑप्शनल तैयार होना चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कितना भी चाहे हार्ड वर्क करना पड़े, आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अब रही बात GS 1 और 2 की, वो आप जब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो 90% चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे पेपर 1 के लिए मैंने कुछ अलग नहीं पढ़ा, सिर्फ NCERT पढ़ी है, वही प्रीलिम्स के लिए पढ़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही NCERT पढ़ी थी, मैंने स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ा, मैंने NCERT पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए, तो उसी से मेरा काम हो गया वहां भी। और सोसाइटी पे बस थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, लेकिन सोसाइटी कितना ही टाइम लगेगा, हार्डली 5-6 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाती है सोसाइटी। अगर प्री और मेंस के बीच में भी करोगे तब भी तैयार हो जाएगी। और सर जैसे CSAT थोड़ा वीक है तो उसको अभी से लेके चल सकते हैं क्या, या
सीसेट अगर वीक है तो बिल्कुल लेके चलना चाहिए अभी से, क्योंकि अगर अभी से लेके नहीं चलोगे तो बाद में जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा तो जीएस और सीसेट के बीच में क्लैश होगा। ये हुआ था 2024 अटेम्प्ट में मेरे साथ। तो मैंने प्लान बनाया हुआ था कि लास्ट के 2 महीने में मैं सीसेट को करूंगा कंप्लीट, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर लास्ट के महीने में, मई महीने में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो वायरल फीवर था, वो 20 दिन तक तो फीवर ही चला। तो अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रह गया कि मैं सीसेट को टाइम दे पाऊँ। फिर अगर सीसेट नहीं दूंगा टाइम तो जीएस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे पास जितना भी टाइम बचा था मैंने फिर सीसेट पे फोकस किया। तो उस साल सीसेट तो हो गया, लेकिन फिर जीएस रुक गया। तो इसीलिए इस तरीके की क्लैशेस ना हो ना लास्ट टाइम में, तो आपको पहले से प्रिपेयर रखनी होती है चीजें। कम से कम मैथ आपका कंप्लीट रहना चाहिए, और अभी तो एक एक पैसेज भी पढ़ोगे ना, एक एक पैसेज करके उसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही काफी है। वही है, डेली टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपका वो रेगुलर प्रैक्टिस जो वीक पॉइंट आप उसको देखिए, उसमें क्या क्या सुधार करने हैं आपको, कहाँ कमजोरी बनी बिल्कुल। जैसे कि अभी हाँ सर, जैसे ईपीएफओ का अगर टारगेट करते हैं तो उसमें मतलब अगर हमारा ऑप्शनल हम लोग नगीना के साथ कर रहे थे, लेकिन जो ईपीएफओ का सिलेबस है अकाउंट वगैरह लेबर लॉ, तो ये बहुत डिफरेंट है, तो उसमें टाइम चला जाता है, तो इधर हो नहीं पा रहा। देखो, तो 2 नौकाओं में तो सवार होने की सोचो ही मत, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। मैं कहे तो ईपीएफओ ही करो चुपचाप, नहीं तो यूपीएससी करो, नहीं तो फिर भूल जाओ, फिर तो कहीं के नहीं रहोगे। 2 में नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है 2 में मैनेज करना। फिर आप है ना प्रतीकात्मक रूप से तैयारी कर रहे हो बस। हाँ, फिर प्रतीकात्मक बस। मतलब ये है कि आप एग्जाम दे रहे हो, अटेम्प्ट होते जा रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, वो क्लियर नहीं होगा। ये सीधा है, अगर आप पूरा पूरा फोकस करके नहीं पढ़ोगे नहीं होगा। कोई मतलब नहीं है, एक परसेंटेज भी जी याद रख लेना। और ये तो मेरी गारंटी है, अगर मेंस का आपका पूरा सिलेबस तैयार नहीं है फिर तो पीटी में ही फंसोगे पहले तो, हाँ, और उसके बाद मेंस में तो बहुत बुरा हाल होगा, सिर के ऊपर से जाएगा सब कुछ। आप पूछो सना, क्या ये तो- पूछ रही हो? ये तो सोच के ही मत जाना कि प्री और मेंस के बीच में कुछ कर पाओगे। 8 दिन मिलते हैं मैक्सिमम। अब तो साहब तो और कम कर दिए उन्होंने तो बिल्कुल ही। हाँ, मतलब टोटल 84 डेज हैं इस बार 2023 के लिए, 83 डेज हैं, उसमें भी 15 दिन रिजल्ट में वेस्ट हो जाते हैं, वो कोई यूज नहीं कर पाता। फिर दृष्टि अगर पहुंचोगे तो 5-6 दिन वहां सेटल होने में लगेगा, तो मैक्सिमम 63 डेज बचते हैं, 63-64 डेज। उसमें अब आपको 21 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन है, जिसमें ऑप्शनल भी आता है। अब कैसे पढ़ोगे 3 दिन में? या तो रिवाइज कर सकते हो, या टेस्ट लिख सकते हो, या मतलब क्या ही कर सकते हो उसमें। और ठीक है सना, पूछो तुम्हारे क्वेश्चन पे। युवराज तुम पूछना, सना पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी सर, जब हम रियल एग्जाम देते ना, हमें मेन प्रॉब्लम तभी पता चलती है, तो सर आप ऐसी जो प्रॉब्लम है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहो कि ये गलती बिल्कुल भी मत करके जाना एग्जाम से पहले, तो सर ऐसा कुछ बता दीजिए हमको जो हम देखो, अभी जो सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे अब से लेके दिसंबर के बीच में, वो ये है मेंस में आपको मतलब काफी चीजों को इग्नोर करके चले जाओगे। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने सिलेबस को उठा के उसके एक एक कीवर्ड के साथ नोट्स तैयार किए हो। अगर कोई भी है तो मेरे को बताओ आपने। फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए या मेरा मेंस निकल जाए, कैसे होगा इस तरीके से? तो अभी से एक तो गलती ये नहीं करनी है कि सर ने नोट्स दे दिया तो सीधे उसको पढ़ना शुरू कर दिया, या कोचिंग के उठाए किसी के डाउनलोड करके वो पढ़ना शुरू कर दिया। अरे सर ने, ठीक है, सर ने बनाए हैं, अपने प्रॉपर बनाए हैं, वो आप उन्होंने सिलेबस के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप अपने सिलेबस को खुद लेके बैठो, उन जो सर के अच्छे पॉइंट है वहां से उठा लो, कुछ अपने पॉइंट्स ऐड करो, तब फायदा है उन नोट्स का, नहीं तो वैसे पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, क्योंकि भाई मैंने जैसे और बीच सर में के इसके नोट्स बनाए तो 4-5 जगह से पढ़ के बनाए, तो आप वो चीज़ से फायदा कैसे उठा लोगे? वही तो सर उसका फायदा आपको नोट्स तब तक नहीं मिलेगा बनाने जब तक। जो कीवर्ड्स है उसका समरी बनाना है, मतलब उसको समझ के। हाँ, कीवर्ड पे जैसे मैं सिलेबस लेके बैठता हूँ, अभी देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से काम करना होता है। ठीक है। देखो, जैसे हम स्टार्ट करते हैं जीएस 1 से।
तो जीएस 1 में आपका एक तो आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन है, तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप। अभी देखो मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, लेकिन मेरे को सिलेबस लेके बैठना पड़ रहा है, पूरा होच पोच रहता है इस समय दिमाग में। मेरे को अब ये तक याद नहीं है कि मैं एग्जाम में क्या लिख के आया हूँ, क्या क्वेश्चन आए थे, तो ऐसी हालत हो जाती है। तो देखो पहला सेक्शन है भारतीय संस्कृति में प्राचीन कला से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। कितना साफ साफ डायरेक्शन लिखा हुआ है। कला के रूप, कौन कौन सी कला होती है, वास्तुकला, देखो साफ साफ टर्म लिखा हुआ है। तो वास्तुकला में क्या क्या चीजें शामिल हैं सब बना के रखो, एंशिएंट हड़प्पा से लेके अभी तक जो ये हमारा मिड सेंचुरी है, यहाँ तक आके जितना भी है मुगल काल वगैरह, इसमें जितने भी वास्तुकला के रूप हैं वो सब तैयार करके रखने हैं। उसके बाद साहित्य, लिटरेचर, एकदम साफ टर्म लिखा हुआ है। साहित्य पे आप काम करो, बना के रखो पूरा एंशिएंट से लेके अब तक के कौन कौन से साहित्य हैं। तो क्वेश्चन कभी इसके बाहर जाएगा ही नहीं। इस बार भी चंदेल से पूछ दिया था क्वेश्चन, तो खजुराहो मंदिर जिसको याद है वो चंदेल का आराम से लिख के आ गया होगा। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था। और इसके लिए मैंने धर्मेंद्र भैया के नोट्स पढ़े थे, वो अगर आप मैं आपको इसमें शेयर भी कर दूंगा, अगर उसको पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ है, वो बहुत अच्छे से काम कर लेना उस पर। अब मैं कुछ स्टैटिक वाली चीजों का बताता हूँ जो चीजें चेंज होती हैं। जैसे भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, समाज की विविधता, यहाँ से आपको क्वेश्चन 15 मार्कर का मिलता है यूजुअली। इस पे आपको अच्छे से काम करना है कि भारत की विविधता में क्या क्या चीजें आती हैं। तो भारत की निर्जातीय विविधता होती है, भारत की भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है। इस पर डेटा होना चाहिए कि भाई धार्मिक विविधता है तो हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, जनजातियों का क्या परसेंटेज है। तो इस तरीके की चीजें आपको चाहिए यहाँ पे। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, पीवाईक्यूज उठाओ। देखो आप ये तो पढ़ लिया कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं लिखा है, इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं। पीवाईक्यूज उठाओगे सीधे लिखा रहेगा, यहाँ पे विवाह से क्वेश्चन आ रहे हैं, विवाह में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। फिर नातेदारी पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नातेदारी किस तरीके से परिवर्तित होती है, वैश्वीकरण का समाज पर क्या प्रभाव है, इस तरीके की चीजें पूछ रहा है। फिर उसके बाद महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, ये सारा डेटा कलेक्ट करना है चैट जीपीटी से कि कौन से महिला संगठन है जो रिसेंट में न्यूज में रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, महिलाओं के किस पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। फिर ये टॉपिक आपके लिखे हुए हैं साफ साफ टर्म में, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता। आपके पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए संप्रदायवाद पे लिखने के लिए। ऐसा सोच के कभी मत जाना कि मैं सोसाइटी है तो ऐसे ही लिख दूंगा जनरल, पता ही होता है सोसाइटी के बारे में, मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर सबसे खराब मार्क्स जीएस 1 में ही मिलते हैं इसीलिए। जीएस 1 और जीएस 3 का तो बुरा हाल है। अब इस बार देखो एक पेपर जो आया था जीएस 1 में, सुनामी पे पेपर आया था, सुनामी पे क्वेश्चन आ गया था। तो मैं जब आसपास वालों से पूछ रहा था तो सुनामी पे भी आइडिया नहीं था उन लोगों को, बताओ इतनी बुरी हालत थी। और जब आप सेक्शन देखोगे जीएस पेपर 4 में, इसमें 1 में, तो आपको सीधे टर्म लिखा हुआ है सिलेबस में, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल। सेकंड टर्म ही सुनामी है, तो आप कैसे मतलब ऐसे जा सकते हो बिना सुनामी तैयार किए। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। अब जो एनसीईआरटी पे ही सिर्फ भरोसा करता है कि भाई मैं तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, सुनामी उसने तैयार ही नहीं किया होगा। और यही हाल था रियल एग्जाम में, एनसीईआरटी वाले ज्यादा थे, सुनामी पे लिख नहीं पाए। फिर जो मेंस का सिलेबस लेके बैठेगा उसको पता रहेगा कि सुनामी भी एक टॉपिक है। उसके बाद चक्रवात पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषता और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति प्राणी जात में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। तो देखो भौगोलिक विशेषताएं एवं उनके स्थान वगैरह ये सब पूछ रखे हैं। और इससे ऊपर वाले सेक्शन में पूछा हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। और इस बार भी जो क्वेश्चन आया था एक ऑफ शोर और ऑन शोर करके आया था कि कोयले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस क्लियरली बता रहा है कि क्या पढ़ना है। और पीवाईक्यूज आपको ये बताते हैं कि इसमें कितने डायमेंशन कवर करने हैं। दोनों को जब मिला के पढ़ोगे ना आपके प्रॉपर नोट्स तैयार होंगे। ठीक है सर। इस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। और ये काम आपको दिसंबर से पहले करना है। तो सबसे बड़ी गलती आप ये करोगे कि ये लेकर नहीं बैठोगे, मेरे बताने के बाद भी नहीं करोगे। जिसको एग्जाम निकालना होगा अच्छे से वो कर लेगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती कि अपनी होप नहीं खोनी है। इस तरीके से मत बैठना कि मेरा तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। अगर प्रीलिम्स में ऐसा सोच के जाओगे कि ना कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो केवल प्रीलिम्स पे ही ध्यान देते हैं, नहीं पढ़ते मेंस में, इतना ज्यादा पछतावा होगा फिर कि भाई जैसे तैसे तो प्रीलिम्स हुआ है, उसके बाद जब मेंस में कुछ कर नहीं पाओगे ना वहाँ पे तो बहुत परेशान होगे फिर। और 60 डेज में कितना भी आप दम लगा लो बहुत इम्पॉसिबल है काम करना।
तो बेस्ट सिचुएशन ये होती है आप पूरे का पूरा तैयार करके आओ। दिसंबर तक जितना ज्यादा तैयार कर सकते हो आप मेंस का उतना परफेक्ट रखो। ऑप्शनल को तो बहुत टू द पॉइंट रखो। मतलब आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे सीधे सीधे, जो आप इंट्रोडक्शन तैयार करोगे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, वहां सोचना ही नहीं है। और अगर ऑप्शनल को इस तरीके से तैयार करके नहीं जाओगे 50-50 मार्क्स का छोड़ के आओगे, फिर वहां समझने में बहुत दिक्कत होगी। और जीएस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे आप लोग पहले से इंट्रोडक्शन वगैरह सेट रखो। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री था, तो इस बार क्वेश्चन आ गया। अब फूड प्रोसेसिंग पे मेरा पहले से इंट्रोडक्शन सेट है कि भाई प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया समारोह 2024 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भारत का सनराइज सेक्टर कहा था। मेरे को अच्छा इंट्रोडक्शन मिल गया, इसी से स्टार्ट कर दिया था मैंने वहां रियल एग्जाम में भी। तो मेरे पास पहले से सेट है मेरे नोट्स में और उसी पे बेस्ड मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, तो मुझे वहां पे सोचना नहीं पड़ता, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं। अब रही बात डायमेंशन खोजने की, तो अभी से अपने नोट्स में आपको रटने पे नहीं जाना, आपको अप्रोच पकड़नी है कि किसी सब्जेक्ट को अगर आंसर मुझे करना है तो उसमें किस तरीके से पॉइंट्स जनरेट करने हैं। तो पॉइंट्स जनरेट करने की एबिलिटी डेवलप करो। जैसे एग्रीकल्चर का मैं एग्जांपल लूं तो एग्रीकल्चर के अगर आपसे चैलेंजेस वगैरह पूछेगा तो उसमें मेरा अप्रोच होता था स्टेक होल्डर अप्रोच, कि एग्रीकल्चर में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। किसान है, एपीएमसी मंडी होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, फिर किसान के कुछ इनपुट्स होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आपको क्या लगेगा, सिंचाई लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उर्वर लगेंगे। ये स्टेक होल्डर अप्रोच है कि किस चीज में आप किन पॉइंट्स पे लिख सकते हो। ठीक है, वहां पे रियल एग्जाम में आपको ऑन टाइम ही सोचना होता है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वहीं पे आपको पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पहले से आपके पढ़े हुए काम आ जाते हैं। इसी तरीके से सोसाइटी में है, अब जैसे विवाह में परिवर्तन आ रहा है तो इस पे भी मैंने एक टेम्पलेट सेट किया हुआ था कि विवाह को परिवर्तन में कैसे दिखाऊंगा मैं। तो मैं दिखाऊंगा नगरीकरण का प्रभाव कैसे हो रहा है, वैश्वीकरण के प्रभाव से क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन है उसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वहां भी मैंने एक टेम्पलेट सेट किया हुआ था कि किस किस चीज के प्रभाव दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की अप्रोच आपको कुछ हर सब्जेक्ट में सेट करके रहना है। सर, और जो मिस्टेक आप कर सकते हो, हाँ बोलो। जो आपने ये बोला ना पॉइंट्स जनरेट वाला, तो ये इशू आता है सर, जैसे मैं क्विकली नहीं सोच पाती हूँ, फिर मुझे बाद में याद आएगा अच्छा मैं इसमें ये भी पॉइंट कर सकती थी। तो वो इसीलिए तो आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ नोट्स पढ़े हैं बड़े बड़े। आपने उस अप्रोच के साथ उसको मतलब कवर नहीं किया है। किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ आपको जो पढ़ाया गया या जो आपको नोट्स मिले वो सीधे कवर करने शुरू किया आपने। जब अपने शॉर्ट में नोट्स बनाओगे ना तो शॉर्ट में कुछ निमोनिक्स भी यूज होंगे आपके। जैसे वाटर पे क्वेश्चन था तो मेरा एक निमोनिक बना रखा था मैंने MNOPQ ऐसे करके। तो M फॉर मनरेगा, कि भाई मनरेगा की सहायता से हमें क्या करना है, कोई जल संचयन प्रणाली विकसित करनी चाहिए ताकि जल को हम कंजर्व कर सकें। फिर N फॉर नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल, इसमें एक सिद्धांत दिया गया था अविरल धारा, निर्मल धारा, तो ये होना चाहिए, इस प्रिंसिपल को हमें लागू करना है। फिर O फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना है। अब सोचो अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा मुझे सोचने का भी टाइम लगेगा, मैं MNOPQ से ही पॉइंट जनरेट कर दूंगा 5-6। यस सर, बिल्कुल करती हूँ। तो सर मैं इसको और अपनी लैंग्वेज में पॉइंट बना के शॉर्ट नोट्स बना लूँ। बिल्कुल, तो नोट्स आपको इतने शॉर्ट में बना के चलने हैं, छोटे छोटे निमोनिक्स यूज करो तो वो आपको वहां पे हेल्प करेंगे पॉइंट्स जनरेट करने। और गलती आप क्या कर सकते हो, मैंने अभ्यास में जो गलती करी थी वो मेरी गलती ये थी कि मैंने 2-3 साल के बाद पेन उठाया है लिखने के लिए। तो मैंने क्वेश्चन को समझा नहीं था, मैं सीधे लिखना शुरू कर देता था। तो आपको दिक्कत ये आएगी कि आप कितना भी अभी पढ़ लो, नोट्स वगैरह सब कुछ पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो, लेकिन जब तक यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर के साथ नहीं बैठोगे, उसकी डिमांड क्या है इसको नहीं समझोगे तो आप बहुत खराब लिख के आओगे फिर। तो जैसे मेरे साथ भी हुआ कि मैं सहकारी समिति की जगह सहकारी संघवाद पे क्वेश्चन लिखाया, ऐसी हालत हो। तो इसमें आपको करना क्या है, पीवाईक्यू ठीक से लेके बैठो और उसका आंसर मत देखो, सीधे अपने आप समझो कि मैंने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे पास किसी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन है तो उसमें एक्चुअल में पूछा क्या गया है, मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूंगा।
ठीक है, फिर उसका आंसर देखो कि क्या वास्तव में आंसर ऐसा ही है जैसे मैंने सोचा था। अगर आपको लगेगा कि हाँ ऐसे नहीं है, कुछ और ही इसमें लिखा हुआ है, मैं तो गलत सोच रहा था, अभी शुरू में बहुत आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें आप गलत सोचोगे, तो धीरे धीरे आपका अप्रोच वैसा बनेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखे जाते, ये जरूर कर लेना। और 90% जो फर्स्ट अटेम्प्टर होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है, उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे होते हैं, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। ओके सर, ये इसको बचा ही नहीं है, अगर पीटी होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ये सोचना ही नहीं है पीटी होगा तो करना है, अभी करना है तब पीटी हो जाएगा। हाँ, तब चांसेस ज्यादा है पीटी हो जाएगा। हाँ सर, अगर पीटी हो गया तो ये नहीं सोचना कि फर्स्ट मेंस लिख रहे हो, फर्स्ट लास्ट ही होगा। नहीं, यही नहीं सोचना कि अगर पीटी हो गया तो काम शुरू करना है कि मेंस करना है। हो जाएगा, मतलब पहले से डिसाइडेड मान के चलो कि 26 में पीटी हो जाएगा मेरा, उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेंस अभी से मेरा तैयार रहेगा, ऑप्शनल तैयार रहेगा मेरा, तो मेरे को प्री और मेंस के बीच में जो 60 डेज मिलेंगे वहां पे किन चीजों पे फोकस करना है, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर ये सोचोगे कि मेरा पीटी हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो मेंस में बड़ा बुरा फंसोगे फिर। हाँ सर, वो दिया था ऑप्शनल का टेस्ट तो पता चला है। हाँ, और 20 पेज से 25 पेज से ज्यादा कोई नोट्स बनाने की कोशिश ही मत करना। देखो, इतना भी भरने की कोशिश करो, अगर छोटे पॉइंट नहीं है ना वहां याद ही नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है, कितना ही मेहनत कर लो याद नहीं आएंगे। ओके सर। युवराज कुछ पूछना था तो मैं पूछो भाई, जिसको पूछना पूछो। सर जैसे क्या बोलते हैं, ये आंसर राइटिंग की शुरू कब करें? जैसे कोई सब्जेक्ट उठाएं, पूरी पढ़ लेनी चाहिए, सब उसके नोट्स तैयार हो जाए, दिमाग में पूरी बैठ जाए, उसके बाद स्टार्ट करें, या कि आप एक एक टॉपिक लेके चलते रहो, करते रहो, लिखते रहो? कैसे शुरू कैसे करें समझ नहीं आता। देखो, जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे टेस्ट लिखना शुरू कर दो स्टार्टिंग, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट पहले से पढ़े हुए भी हो गए। अब देखो मतलब अगर प्रिपरेशन का एकदम नया स्तर नहीं है, जीरो से स्टार्ट नहीं किया है अभी, तो मैं इतना आइडिया मान के चलता हूँ कि आपको हर टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा, ठीक है। अगर मैं आपको अभी मॉडर्न हिस्ट्री का दे दूं या ज्योग्राफी का कुछ लिखने को दे दूं तो आपको आना चाहिए फिर वो, क्योंकि आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे होगे, आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए। उसके लिए फिर वेट नहीं करना, सीधे कोई टेस्ट सीरीज पिक करो, टेलीग्राम पे सर के पास बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, उसका मॉडल आंसर भी मिलेगा, लिखना शुरू करो सीधे। वेट नहीं करना है कि मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तभी करूंगा, टॉपिक ही कंप्लीट नहीं होगा, है ही इतना बड़ा सिलेबस, मैं नहीं कर पाया इतने साल से। और जब मॉक पेपर दे रहे होगे, कम से कम एक टेस्ट सीरीज उठा के, पूरी 30-40 टेस्ट होते हैं, उठाओ, उसमें अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन मिलेंगे, इंट्रोडक्शन चुरा लो सीधे। मतलब अच्छे इंट्रोडक्शन अगर आपने बना के रखे हुए हैं, आपका बहुत मतलब इम्पैक्ट भी पड़ेगा स्कोर पे और काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैंने इस बार जो काम किया था, कुछ हिस्ट्री वाले पे भी किया था। जनरली लोग काम नहीं करते इन चीजों पे, तो हिस्ट्री में जैसे डलहौजी की नीति आ गई, कैसे स्टार्ट करोगे? अच्छा बताओ, सबने पढ़ा है हिस्ट्री? इनमें से कुछ तो पीटी दिए हुए हैं, मेरे को पता है, तो हिस्ट्री तो पता ही होगा। सोच के बताओ आराम से कि अगर डलहौजी पे क्वेश्चन आया है तो डलहौजी पे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा है डलहौजी पे, आया हुआ है में क्वेश्चन। तो डलहौजी की जो नीतियां हैं उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, अगर कोई भी, तो कैसे स्टार्ट करोगे? वो 2 डायमेंशन उठा सकते हैं, जैसे डलहौजी का है तो पहले नंबर डायमेंशन उठा सकते हैं कि जो सर उसके पहले ब्रिटिश नीतियां थी, घेरे की नीतियां थी, उसका अगला पड़ा विलय और विस्तार की नीति, डलहौजी की नीतियां करती विलय और विस्तार के माध्यम से हर नीतियां चालू किया, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन दे देंगे 1857 की क्रांति कि वो जो उसकी जो हस्तक्षेप की नीति हुई उसका परिणाम हुआ 1857 का विद्रोह। अच्छा, और बताओ, और कौन मतलब क्या लिखना चाहेगा इसमें? जैसे उन्होंने भारत में आधुनिक प्रशासन के ढांचे की नींव, मतलब नींव का डालने वाला माना जाता है उनको, और उन्होंने रेलवे, डाक और टेलीग्राम, क्या बोलते हैं, शिक्षा की, प्रशासनिक सुधारों की उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था। उस बारे में उन्होंने लेफ्ट की नीति भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब देखो, ज्यादातर जो मतलब मेंस देते हैं या स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड टाइम होता है जिनका, उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है कि वो बस पढ़ के चले जाते हैं
फिर वहां पे सोच रहे होते हैं कि अगर डलहौजी पे क्वेश्चन आ गया तो अब मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, जबकि जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता होता है कि डलहौजी पे क्वेश्चन आया हुआ है तो वेलेजली पे भी आ सकता है। वो पहले से तैयार रहते हैं कि अगर किसी नेम पे क्वेश्चन आया तो जैसे मेरा क्या था स्टार्ट करने का, इसमें मैंने एक टेम्पलेट बना रखा था कि अगर किसी नेम पे क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि डलहौजी एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रशासक थे जिन्होंने 1848 से 1856 के बीच हड़प की नीति के माध्यम से और अवध के विलय और क्षेत्र विस्तार के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों को सशक्त किया। इस तरीके से स्टार्टिंग देता था मैं। तो इसमें क्या मिला, देखो एक तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रशासक, मतलब जो हिस्ट्री का प्रोफेसर चेक करेगा उसको की टर्म मिल गया कि भाई इसको पता है कि यहाँ पे जो नीतियां चल रही हैं वो साम्राज्यवादी नीतियां चल रही हैं। कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है वो साम्राज्यवादी पॉलिसी को लेके आ रहा है ब्रिटेन से। फिर आपने उसका टाइम पीरियड दे दिया, फिर उसकी पॉलिसीज क्या है वो बता दी। इससे ज्यादा एग्जामिनर को क्या चाहिए, है ना? तो आपका इससे काम बन गया। इसी तरीके से वेलेजली की नीति है, सेम चीज डाल दो, नाम बदल दो। वेलेजली की नीति में क्या था, ये एक ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रशासक था जिसने 1798 से लेकर 1805 के बीच में जो भी इसकी नीतियां थी वो उसका एक दो नाम डालो और किस चीज क्षेत्र का विलय किया था वो डालो, हो गया काम। तो ऐसे करके जो जहाँ पे आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जहाँ पे थीम्स आपको बताया कि यहाँ से पूछा जाता है, उनके सेट इंट्रोडक्शन रखो अच्छे अच्छे। और हर सब्जेक्ट पे यही काम करो। देखो कॉपी आपकी ना 5-5 प्रोफेसर चेक करते हैं। जीएस पेपर 1 की है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति, जैसे कोचिंग में देखोगे एक ही पर्सन पूरे जीएस 1 की चेक कर देगा, वहां नहीं होता ऐसे। हिस्ट्री का प्रोफेसर हिस्ट्री के आंसर चेक करेगा, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी की चेक करेगा, सोसाइटी का सोसाइटी की चेक करेगा। अब जो विषय का प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो अपने की टर्म पकड़ता है। सोसाइटी में अगर आपने की टर्म यूज नहीं किए, उस एग्जामिनर को नहीं पसंद आएंगे आपके मार्क्स। आप कितना ही अच्छा लिख के आओ, डायग्राम कितना ही अच्छा बना के आओ, की टर्म नहीं है उसके लिए वो आंसर बेकार है। फिर आप खुद ही सोचो, आपका जो भी ऑप्शनल है, अगर आपके सामने कोई बच्चा बड़ी बड़ी आके बातें करे, उस ऑप्शनल से रिलेटेड कीवर्ड ही आपको दिखाई ना दे उसकी आंसर कॉपी में, आप उसको पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो हर सब्जेक्ट के अपने कुछ टर्म्स हैं। और यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है ना, उसमें भी वो अलग अलग तरीके के टर्म्स यूज करता है, वो उठाओ सब। ऐसा जो साम्राज्यवादी टर्म है ये मैंने क्या नया लिया है? नहीं, पीवाईक्यूज में है। तो हर सब्जेक्ट पे इस तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। हकीकत बात यह है कि सर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ ही नहीं होगा। हाँ वो तो है ही, बिल्कुल। जब तो मेहनत करना सीखोगे नहीं तो सब इस बात, जब मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें पता चलती है, रास्ता भी पता चलेगा। आप जैसे सर है यहाँ पे मैं हूँ, तभी अब आप लोग हमारा यूज़ कर पाओगे जब आप लोग पढ़ोगे। जब पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या ही यूज़ करोगे, क्या ही हम गाइड करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो बताते वही तो। हैं करते नहीं तो क्या मतलब उन चीज़ों से। मैं अपने पूरे नोट्स भी दे दूंगा ना अगले साल, तब भी यूज नहीं कर पाओगे उनका जब तक खुद सिलेबस लेके नहीं बैठोगे। एथिक्स भी मेरा मतलब इतना बड़ा पेपर है, 20 पेज से ज्यादा में नहीं है मेरा। मेरे को बस इतना पता है ना कि क्या यूज करना है, सिंपल हो गया काम मेरा। और एथिक्स की तो डिमांड इतनी सिंपल होती है, हम ही लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। आप लोगों के नोट्स भी अभी कम से कम 200 पेजेस के होंगे। भाई क्यों करना है? आपको 2 पेजेस में लेंगे सेक्शन ए में लिखने के लिए। अब 2 पेजेस में आप अगर 2 डायमेंशन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए आ गया कुछ, तो एक आपको पॉजिटिव लिखना है, एक निगेटिव लिखना है। 4 पॉइंट से ज्यादा आप दे नहीं पाओगे। इंट्रोडक्शन लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, बीच में इतना पेज नहीं बचेगा कि आप 6-7 पॉइंट लिख पाओ। क्यों भर रहे हो कॉपी को? हर टॉपिक पे 4-4 पॉइंट भी अगर तैयार करके रखे हैं उतने से काम हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि आपको पॉइंट ही लिखने होते हैं, उसमें एग्जांपल्स भी यूज करने होते हैं। तो अगर 4 पॉइंट लिख दिए, 2 एग्जांपल डाल दिए, क्वेश्चन में इतना स्पेस ही नहीं बचेगा कि आप और कुछ लिख पाओ वहां पे। और फिर अगर कहीं पे डायग्राम आ गया तो और कम हो जाएगा स्पेस। एग्जाम की डिमांड को समझो, डिमांड के अकॉर्डिंग उतना ही नोट्स बनाओ जितना यूटिलाइज कर सकते हो। बस इसका मतलब ये मत कर देना कि टॉपिक ही छोड़ के चले जाओ छोटे नोट्स के चक्कर में। टॉपिक सारे कवर करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन पे सिर्फ एक वर्ड पता होता है, एक वर्ड से पूरा आंसर बनाना होता है, उसी को डिकोड करके पूरा लिखना पड़ता है। और किसी को पूछना है? पूछो भाई। युवराज क्या पूछ रहे हो? युवराज, एथिक्स में खुद से जनरेट करके एग्जांपल बना सकते हैं क्या? खुद से जनरेट करके कहीं कहीं बना सकते हो, लेकिन 90% केसेस में खुद के जनरेट करे हुए यूज नहीं होंगे।
ऑथेंटिकेशन आप जितना उनको- दोगे उतना है, तो तभी तो मन मिलेगा। आप ऐसे ऑथेंटिकेशन ही नहीं दोगे तो क्या पे, वो तो साफ समझे अब पढ़ के आए हो। सिविल सेवक में पूछ लिया कि सिविल सेवा में वस्तुनिष्ठता को आप बताएं कि वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व है। वहां पे एग्जाम्पल किसी सिविल सेवक का नाम लिख के बना नहीं सकते अपनी मर्जी से। वहां आपको बताना पड़ेगा कि ये एक सिविल सेवक है जिसने वस्तुनिष्ठता के आधार पे ये डिसीजन लिया है। तो नहीं, कुछ उसमें जगह पे हाँ, कुछ क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। और जैसे कुछ क्वेश्चन में जैसे ऐसे मैसेज स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे कुछ होता है कि आपका कोडिंग क्या सोचते हैं, तो मतलब मैसेज स्टार्ट कर सकते हैं मैं शैली में। नहीं, एथिक्स में मैं नहीं आएगा कहीं भी। एथिक्स का मतलब ही नहीं है कि आपके अंदर मैं नहीं होना चाहिए एथिक्स लिखते समय। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें ऐसे बोलते हैं आप इससे जिसमें क्या आप समझते हो। व्यक्तिगत ओपिनियन पूछ रहा हो उसमें तो दे ही सकते हो, परंतु हाँ, आप व्यक्तिगत उसमें अगर जब दोगे ना तो उसमें आप पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट भी दोगे कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसे और लोग भी सोचते हैं, मतलब जो फेमस पर्सनालिटी वो भी ऐसा देखो, सोचते हैं। जितना अपने सेल्फ सेंट्रिक ज्यादा मत बनाना। मतलब एक जगह मैं यूज कर दिया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि हर जगह मैं आप यूज कर रहे हो। उसके बाद जेनेरिक पॉइंट ऐसे लिखो जो सबके अकॉर्डिंग की। अब जैसे इस स्टडी में आप यूज कर सकते हो मैं, कि इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब जैसे एथिक्स में अगर कोई केस मतलब कोई क्वेश्चन आ गया, चाहे मतलब जो एथिक्स मतलब एथिक्स का डेफिनेशन से रिलेटेड हो गया, तो मतलब जैसे हो सकता है ना कि मतलब उसके डेफिनेशन से रिलेटेड मतलब 3-4 लाइनें लिख दो। जरूर है कि मतलब भाषा बना के लिखो। मैं समझा नहीं, मतलब भाषा या डेफिनेशन तो बात एक ही हो गई। अगर नहीं, definition मतलब लिख रहे हो तो मतलब जैसे मतलब जैसे एथिक्स का आया कि भाई जैसे मतलब नीति शास्त्र से आप क्या समझते हो, तो फिर मतलब जैसे डेफिनेशन दिया कि मतलब जैसे अच्छा बुरा उसका डिसीजन सोच के निर्णय लेना है, ऐसा है ना। तो वो तो एक तो हो गया, मतलब जैसे कोई भी डेफिनेशन होगी फिक्स। अब ना जैसे डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन ही सोचना, जैसे भाई एथिक्स का मतलब 3-4 मतलब लाइनों में लिख दो कि भाई नीति शास्त्र है, इसका मतलब अच्छा है, बुरा का परिणाम मतलब टिकाऊ समावेशी आनंद, मतलब ऐसे लाइन में डेफिनेशन क्लियर होती रहे लाइन में, तो ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको स्टार्टिंग में ही देखो जो टर्म पूछा गया है उसको डिफाइन करना है ठीक से। और बेस्ट ये होता है कि उस डेफिनेशन के नीचे एक एग्जांपल यूज कर दो, ताकि एग्जामिनर को प्रॉपर समझ में आ जाए कि हाँ इसने सिर्फ परिभाषा नहीं रटी है, इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी पता है उसका। जैसे एथिक्स में जब मैं एग्जांपल यूज करता हूँ ना, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ जिसमें मैं किसी व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ उस सेंस में, तो मतलब वो एग्जांपल मतलब जो एग्जामिनर होता है उस सेंस में वो सोच रहा है नहीं सोच रहा, तो मतलब ना मैं उसको ज्यादा डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो मेरा वो एग्जांपल ही बहुत लंबा हो जाता है वो। हाँ, एग्जाम्पल को शॉर्ट रखना है, क्योंकि 2 पेज से ज्यादा उसमें स्पेस मिलता नहीं है। तो आप बहुत ज्यादा अगर लिखोगे एग्जाम्पल में ही तो आपके पास पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल को सिर्फ मेन चीज लिखो कि भाई इसका नाम है, इसने ये काम किया है, बस ऐसे करके 2 लाइन छोटा सा। अच्छा, मतलब बस वो एग्जांपल तो बस उसमें सजेशन में मतलब मेरे बात के पक्ष में ले रहा है बस वो बस। हाँ, मतलब वहां पे आप इसको लिमिट करने के लिए ना एक काम यही करो, ज्यादा है, हूँ, हाँ, का, की, हूँ, ये वाले वर्ड और अथवा इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा यूज नहीं करनी है। मतलब शॉर्ट में जो टू द पॉइंट आपको एग्जांपल देना है उसको यूज। ओके सर। और किसी कुछ पूछना है? नहीं सर। तो देखो, पहली बात तो यही है कंक्लूजन कि आपके सामने सर अभी मोटिवेशन मिला है इनिशिएटिव नहीं करना भगवान है, भी आ जाए काम ना, तो पार्लर करोगे तभी कुछ फायदा दिखेगा, नहीं तो कुछ ही नहीं होगा, सुनने से कुछ भी नहीं होगा। देखो 2-3 पॉइंट की समरी यही है कि एक तो सिर्फ एक्सपेक्ट करके मत चलना कि मेरा प्रीलिम्स होगा तब मैं कुछ करूंगा। ठीक है, पहले से आप कुछ ही नहीं चीजें होता तैयार है। रखो। आप ये सोचो बाद कि में आप कुछ नहीं 2026 मेंस लिखने वाले हो और उस टाइम आपको बस। क्या प्रॉब्लम फेस होगी, अभी से सोच के चलोगे तब जाके कुछ कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ। बस मुझे भी नहीं पता है चीज को कि रिजल्ट क्या रहेगा कैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे को अभी पढ़ना पड़ेगा मेंस का दोबारा से। मैं एक आइडियल सिचुएशन लेकर नहीं चल सकता कि 2025-26 में होगा तो कैसा होगा, अगर प्रीलिम्स हो जाएगा तब मैं क्या कर रहा हूँगा। तो मैं मान के चलूंगा अभी से कि प्रीलिम्स हो रहा है, और उसके लिए मेरे को अभी से चीजें तैयार रखनी है। सबसे अभी बड़ी कोई बात कुछ मैं बोल रहा बताता हूँ, था? देखो मैं सर को भी बहुत, सर आप कब से तैयारी कर रहे हो? मुझे 2016 से स्टार्ट आप किया था देख मैंने, लो, 10 साल हो गए।
अब जब जाके हम आराम से, हमें भी दिक्कत हो रही है मेंस लिखने में, तुम लोगों सोच लो क्या हाल होगा। और जो कि मैं तो 3-4 हज़ार मॉडल आंसर मैंने लिखे हैं कोचिंगों में जब काम किया हूँ, तब जाके मैं पेपर भी कंप्लीट हुआ, पेपर में कुछ लिख भी पाए। आज तक आप लोगों ने कोई आंसर लिख के ना चेक करवाते हो, ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे। मैं सर इनको मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तभी होगा, नहीं तो भूल जाओ। हाँ ऑप्शनल में सर मैं तो कहूंगा कि टेस्ट सीरीज में मत करो, 5 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर पर करो, करेंगे ऑप्शनल का कौन? तो बहुत सेट है। पर वो बात है ना, जब तक ये उस बहाने से पढ़ाई तो होगी ना, कुछ तो पढ़ के जाओगे, लिखोगे तो सही, कुछ हकीकत तो पता लगेगी ना अपने बारे में। अब ये क्या खुद में तैयारी करते रहते, खुद में मस्त है बस, इनको ये भी नहीं पता कि आपकी जो तैयारी है वो 10 नंबर लायक भी नहीं है। हकीकत बात तो ये है ना, जब तक आप इवोल्यूशन नहीं करोगे अपनी तैयारी का, कैसे पता चलेगा? जब तक आप तक आंसर लिख के चेक नहीं कराओगे, कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे कौन सी दुनिया में हो? चलो ये तो अब एग्जाम्पल हो गया, मतलब कहानी हो गई, अब तक जो हुआ, जो मैंने किया, क्या रहा कैसा रहा वो बात हो गई। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा इस पे भी थोड़ा सा बात कर देता हूँ, ताकि आप लोग उसमें भी थोड़ा सीख लो कि अब क्या क्या और चीजें की जा सकती हैं अच्छा करने के लिए। तो अब मेरा सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में प्लान ये है कि 2 कोचिंग के टेस्ट सीरीज उठाऊंगा कम से कम, एक फोरम का उठाऊंगा मेंस का, और एक विजन का उठाऊंगा, और यहाँ से जो PYQ से रिलेटेड थीम पे क्वेश्चन यहाँ पे लगते हुए होंगे उनके मॉडल आंसर्स पढ़ूंगा, ठीक है। और वहां से अच्छे कंक्लूजन और ऐसे पॉइंट्स जो मेरे नोट्स में मिसिंग थे और मेरे को बहुत अच्छे लगे कि हाँ ये इंप्रेसिव पॉइंट है, तो वो पॉइंट मैं ऐड करूंगा। जैसे मेरे को ज्योग्राफी में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं और जब अब मैं मॉडल आंसर पढ़ रहा होता हूँ। आगे ज्योग्राफी वो तो कंटेंट ही नहीं है ना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके अलावा कोई बुक्स भी एनसीईआरटी पढ़ते हो उसमें अच्छे पॉइंट मिलेंगे नहीं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका वैल्यू एडिशन यही है कि मॉडल पेपर उठाओ। तो अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया था अभी जब मैं लिख रहा था, तो उसमें वेस्ट बंगाल की तुलना में अरब सागर में ज्यादा चक्रवात आ रहे हैं, ये PYQ कारण पे पूछा था उसने। हाँ PYQs में भी है और टेस्ट सीरीज में भी आया था अभी। तो इसमें अब यहाँ पे कारण बताने थे। अब एनसीईआरटी अगर मैं देखूंगा तो एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पेशल तो ऐसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब मैंने मॉडल आंसर पढ़ा तो मॉडल आंसर में इस तरीके से लिखा हुआ था, विगत 4 दशकों में जो तीव्रता है यहाँ अरब सागर में चक्रवात आने की वो 2 से 3 गुना बढ़ गई। तो अगर मैं इस तरीके के पॉइंट्स के साथ वैलिडेट करूंगा ना चीजों को, तो और ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। वरना आप क्या लिखोगे कि अरब सागर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है वहां पे लिखा होता है कि कितने डिग्री बढ़ गया है पिछले कुछ दशकों में। तो जब ऐसे करके वैलिडेट करते हो ना आप, तो बहुत रिवार्डिंग होता है ये। इस तरीके से जरूर काम करना टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर उठा के। पर वो तब करोगे जब बेसिक नोट्स तैयार होंगे तब, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर वो तो फिर उसमें तो हजारों कुछ चीजें होगी, वो सब करके बैठे हैं आप लोग। तो इसीलिए बता पहले बेसिक नोट्स तैयार करो, फिर उसमें क्या जरूरत पड़ रही है। जैसे सर को लगा कि मैं बेसिक नोट्स बनाया, इसके बाद मुझे ये जरूरत लगी तो मैं ये करूंगा। जब आप बेसिक नोट्स ही नहीं बनाओगे तो मैं क्या पता लगेगा मुझे क्या जरूरत है। और एनसीईआरटी तो रामबाण है, मतलब वहां पे मैं ट्रस्टी वाले बच्चों से जितनों से भी मिला, एनसीईआरटी ऐसे रटी हुई है ना कि आप वर्ड बोल दो उनके सामने, बस वो इमेज बता देंगे कि कौन सा पिक्चर कहाँ पे बना हुआ है। पीटी भी तभी निकलेगा और मेंस भी तभी निकलेगा जब एनसीईआरटी पे कमांड होगी, सीधी सी बात यही है। अभी जब मैं रिवाइज कर रहा था तो ज्योग्राफी पूरा रिवाइज नहीं किया था मैं पेपर 1 पे, बस एग्जाम से 7-8 दिन पहले बैठ गया था मैं ऐसी एक फ्रेंड के साथ, और हम बस इंडेक्स लेके बैठ गए थे। इंडेक्स लेके 1 घंटे में पूरा रिवाइज हो गया एनसीईआरटी का। ये यूपीएससी वाले बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर पीटी जिसका निकला है, एनसीईआरटी उसके फिंगर पे है फिर, और वहां पे हर एक सिंगल बच्चा ऐसा है इसके एनसीईआरटी बिल्कुल फिंगर पे है। अब सोच लो आप इस लेवल की तैयारी आपको कर, मैं वहां पे एक भी आपको ऐसा पर्सन नहीं कहूंगा जो ऐसा हो जिसको एनसीईआरटी का कुछ ना आप एनसीईआरटी से बाहर पूछोगे वो अटक जाएगा। एनसीईआरटी का एक भी आपने टर्म ले दिया ना, वो इतने फ्लो में बोलेगा कि एनसीईआरटी में भी इतना अच्छा नहीं लिखा होगा। सीधी सी बात है, पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिना पढ़े कुछ ही नहीं होगा। मेहनत करो, विजन देखो अपना, मतलब आपको दिखाई देना चाहिए कि आपका रिजल्ट आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ही दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो कैसे करोगे? हम लोग क्यों टिके हुए हैं इतने इतने अटेम्प्ट तक भी? पता है, देखो मैं खुद बता रहा हूँ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, हम ही लोग गलतियां कर जाते हैं। मेरा जब पिछले 2 साल से नहीं हो रहा था पीटी, तो मैंने ही गलती कर दी कि मैं अपना मतलब प्रॉपर टाइम जो है मेंस को ना देके पीटी को ज्यादा दे दूं। मेरी तो गलती थी,
वरना इस बार भी मेरे को थोड़ा सा भी डाउट क्यों होता है, मेरे को लगता है कि आराम से कॉन्फिडेंटली मेंस हो ही जाएगा, बट ऑप्शनल में थोड़ा सा टिपिकल हो गई चीजें। सीधी सी बात है, कुछ भी स्कोप छोड़ोगे तो फिर गई सीट। हाँ अब यही होता है वहाँ। अब जैसे सर को थोड़ा लग रहा है कि मैं ऑप्शनल पे काम कर लेता तो शायद रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर रहता। तो यही चीज़ें होती है, अगर आप अपनी तरफ से जो लग रहा है कि आपकी कमजोरी, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे तो फिर तो भूल जाओ, कुछ ही नहीं होगा। मैं रियल बताऊं, वहाँ पे मतलब अगर 14,000 जैसे बच्चे बैठते हैं, उसमें से 5,000 ही ऐसे हैं जिसको बेसिक पता होता है, बेसिक। रियल कंपटीशन उन्हीं के बीच में है। बस 5,000 ऐसे होते हैं जिनको बेसिक आइडिया होता है, और जो बहुत अच्छा पढ़े हुए होते हैं वो तो मतलब ऐसे ही होंगे 1,000, 1,500 या 2,000 तक बच्चे, बस मैक्सिमम बता रहा हूँ 2,000 तक, जिनको बहुत अच्छे से आ रही होती हैं चीजें। बाकी तो ऐसे ही आते हैं बस। तो वहाँ की कहानी तो यही है कि जिसका सिलेबस पे पूरे कमांड है, अच्छे से जो पढ़ के आया है, उसके लिए मेंस बहुत इजी हो जाएगा। यूपीएससी में यही फायदा, जिसका मेंस तैयार हो सिलेक्शन जरूर लेके रहेगा, ले जाएगा वो, चाहे रैंक 900 ही आए लेकिन आ जाएगी। अरे ये लोग पीटी में महारत बनने का सोच। भाई वही तो सर प्रॉब्लम होती है ना, मैंने भी शुरू में इस तरीके की मिस्टेक की थी, पीटी पे ज्यादा मतलब फोकस करके। जब मेंस तैयार नहीं करोगे तो पीटी में होगा ही नहीं। एक और बात बताओ, जो पीटी तैयार करा ना, वो जिंदगी में कभी भी यूपीएससी देखना बहुत जल्दी छोड़ेगा, जो ओनली पीटी तैयारी करे। मैं आज इसलिए टिका हूँ, मेरे मेंस तैयार है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ कर लूंगा। 607 नंबर आए, पर मुझे पता है ऑप्शनल में अगर 250 आ जाए तो इंटरव्यू कॉल भी आ जाता। तो ये चीज़ याद रखना, हमारी इतनी उम्मीद है कि मेंस भी इतने नंबर तो ले आएंगे, थोड़ा बहुत और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। पर अगर आप लोग सोचोगे आपके मेंस में मेहनत ही नहीं है आपकी बिल्कुल भी, तो आप क्या सोचोगे, फिर तैयारी कर ही नहीं पाओगे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक, टिक ही नहीं मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ इस चीज का कि जब मेंस तैयार होता है तो कैसे पीटी में हेल्प कर जाता है। इस बार क्वेश्चन आया था उस पे लोकपाल पे। अब लोकपाल मेंस में पढ़ते हैं, अगर मेंस में मैंने लोकपाल पढ़ा हुआ है ठीक से, पीटी में वो क्वेश्चन करना मेरे लिए बड़ी बात है नहीं। अब जो पीटी की ही तैयारी करेगा वो लोकपाल पढ़ के नहीं जाएगा, कर ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो पाएगा। वो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी यही सब पढ़ के रह जाएगा, पार्लियामेंट, जुडिशरी, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो मेंस में कई क्वेश्चन है, मतलब आपको मैं बताऊं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आपका मेंस अच्छा है तो आप औरों से एडवांटेज में रहते हो। 10-15 क्वेश्चन तो श्योर, कम से कम 15 मान के चलो, आप इतने रहते ही हैं। दूसरी बात, जब मेंस की तैयारी रहेगी ना तो पीटी में कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि भाई पीटी निकालते मेरा मेंस निकलेगा, फाइनल सिलेक्शन लूंगा मैं। अगर आप इधर पकड़े पड़े हो कि प्रीलिम्स निकले तब जाके मेंस करेंगे तो फिर तो भूल जाओ। कुछ भी ऐसे समाज सुधारक पे क्वेश्चन आया हुआ था पीटी में, और समाज सुधारक हमें मेंस के लिए पढ़ने होते हैं। राजा राम मोहन राय का था कि किसका था वो, के लोगों ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, नहीं वो वाला नहीं था, एक और भी था जिसमें उन्होंने पश्चिमी शिक्षा करके कुछ आया था, पश्चिमी शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया था। राजा रामन राय का था, राजा रामन राय का था क्वेश्चन, तो उसको काट के आ गए थे लोग एक्सट्रीम बना के। वो मैं भी उसी से काट के आया, तो गलत, वो इंग्लिश हिंदी और उसका गलत था। ग्रेट लव को उसने अत्यंत कर दिया था। हाँ, तो उसमें मतलब वही है, वो टॉपिक आप मेंस में पढ़ते हो ज्यादातर, समाज सुधारक। पीटी के लिए जनरली सब इग्नोर करके जाते हैं उसको कि इतना ज्यादा हाईली रिपोर्टिंग तो है नहीं कि उसके लिए सब पढ़ के जाए पीटी में। तो जिसने मेंस पढ़ा हुआ होगा उसने वो करेक्ट किया होगा, मेरा भी सही हो गया था वो। अरे एक क्वेश्चन से पीटी निकलता है, एक क्वेश्चन से आप रेस में जो है बाहर हो सकते हो, और एक क्वेश्चन से ही अंदर हो सकते हो। मुझे याद है 2018 और 19 के बाद में मैं जितनी भी बार फेल हुआ हूँ पीटी में, ओनली 2 या 3 क्वेश्चन, बस मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, चाहे जीएस हो या सीसेट हो। अब सोच लो आप 2-3 क्वेश्चन में कितना वैल्यू होता है। आज 8 साल हो गए, जब तक ये इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो कुछ ही नहीं होगा। आज जैसे आपकी बार में पीटी फेल हो तो बॉर्डर पे ही हूँ, तो ये चीज़ें बहुत, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो जब तक आप उस लेवल पे तैयारी नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। सीसेट को तो बहुत ही अच्छे से करके जाना। सीसेट तो ऐसा मतलब है कि जैसे वो बोलते हैं खतरनाक वही है, जैसे डॉक्टर बोला कि ये दवा ले लो तभी फायदा आएगा, तो सीसेट वो है, नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओ फिर यूपीएससी। उसकी भी शुरू कर दिए सर के साथ में सीसेट, अभी से तो पढ़ रहा है उसी का ही होगा। सीसेट भूल जाओ, अब ये जो 1 महीने में 2 महीने क्या जनवरी से पढ़ोगे ना, भूल जाओ, तब भी नहीं होगा सीसेट। प्रैक्टिस जब मुझे तो कॉम्प्रिहेंशन ने बचा लिया इस बार। मैं भी मैथ बहुत पढ़ के गया था। वहाँ पे तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे मैथ के,
तो अभी जो है ऐसा अप्रोच लेकर मत जाना कि मेरा मैथ वीक है, मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो तीनों मैं मैथ तीनों तैयार पे करके काम ना करना जाऊं। पड़ेगा, तीनों पे बराबर। तीनों पे ही काम करना पड़ेगा। हो सकता है कभी भी कोई भी बचा सकता है आपको। बोलते रहे कि अपने हथियार ऐसे रखो कि भाई कोई सा भी कौन सा यूज हो जाए, हथियार तो तैयार करके रखो। अब मान पता चला कि आज ये हथियार यूज होना है और वो हथियार है ही नहीं आपके पास। तो सी साइड में परेशानी किस किस को होती है यहाँ पे? लगभग सभी है। सबको ही हो रही है परेशानी। सबसे पहले मेरे साथ जब ये हुआ था, सी सेट का 2023 में हुआ था, कि जब मैं पहली बार सी सेट में फेल हुआ, वो उस साल एकदम ट्रेंड भी चेंज हुआ था। लेकिन वहां के बाद से जब मैंने इम्प्रूवमेंट किया तो ना तो मेरा 24 में रुका है ना 25 में रुका है। अब मैंने उसमें चीजें ये चेंज की थी कि एक तो मैथ और रीजनिंग पे मैं बहुत जनरलिस्टिक अप्रोच लेके चले जाता था कि बस PYQs देख लिए पिछले 4-5 सालों के और चला गया देने। तो 23 वाला फेल इसीलिए हुआ था। लेकिन क्वेश्चन कैसे आए? क्वेश्चन बहुत टिपिकल नेचर के आ गए 2023 में मैथ रीजनिंग के। लेकिन मेरे को बाद में लोगों ने बताया, अब कॉम्प्रिहेंशन पे मैं भरोसा ही नहीं करता था, क्योंकि मेरा BSc बैकग्राउंड है। मेरे को लगता था कि अरे कोई बात नहीं, इतना तो कर देंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन पे भरोसा रहता नहीं था ज्यादा, ना तैयारी करता था कॉम्प्रिहेंशन की, तो फेल हो गया वहां पे। फिर 2024 में इम्प्रूवमेंट जब मैंने किया तो एक तो क्लासेस करे, फिर प्रॉपर क्लासेस करे। इस बार भी मैं अपने 2026 के लिए रिस्क नहीं लूंगा। एक शून्य IAS करके क्लासेस हैं, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, 50-60 क्लासेस IITN लोग पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो एक तो मैं वो करूंगा बेसिक के लिए। आप अगर सर के साथ NCERT कर रहे हो तो NCERT से मैं समझता हूँ कम से कम 15 क्वेश्चन बिल्कुल सीधे होते हैं, एकदम डायरेक्ट। 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बहुत सीधे होते हैं। तो अगर आपने NCERT का अप्रोच पकड़ रखा है, देखो मेरे को इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है कि मैं NCERT पढ़ूं, बट आपका अगर बिल्कुल बेसिक खराब है, मैथ के बारे में जानकारी है नहीं, तो आप सर के साथ बेसिक पढ़ो, NCERT पढ़ो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। अब IITN का सीधे जैसे मैंने बता दिया फॉलो करने लग जाओगे, काम ही नहीं बनेगा। या समझ में नहीं आएगा वहां पे कि चल क्या रहा है। तो बेसिक समझ लो और तीनों सेक्शन पे काम करो। इस बार कॉम्प्रिहेंशन में मैंने सबसे ज्यादा काम किया था। मतलब इस तरीके से काम किया था कि पिछले 5 सालों में जो भी कॉम्प्रिहेंशन आए हैं उसका एक एक मेरे को जो आंसर में लिखी हुई होती है लाइनें, वो तक मेरे को रटी हुई थी। तो जब मैं रियल एग्जाम में सॉल्व कर रहा था, वो बहुत फायदा रियल एग्जाम में मिनिमम 2 स्टेटमेंट में पढ़ते ही काट देता था कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इतना क्लोज पहुंच जाता था बिना पढ़े भी, सिर्फ क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देख के। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मेरे को पिछले 5 सालों के बिल्कुल रटे हुए थे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं कि पर्यावरण पे रिलेटेड कोई पैराग्राफ आ गया और उसमें लिखा हुआ है नीचे कि पर्यावरण को रोकने का एकमात्र उपाय जनसंख्या को एकदम से नियंत्रित करना है। जनसंख्या वाला फैक्टर गलत होता है बार बार, किसी भी कीमत पे सही हो ही नहीं सकता। और ऐसे क्वेश्चन को 4-5 बार रिपीट किया यूपीएससी ने अलग अलग ईयर्स में। ये स्टेटमेंट बहुत बार रिपीट हुआ है। और इस बार भी आया था एनवायरनमेंट का, उसमें भी यही ट्रेंड दिखाई दिया था। तो आप सीधे पकड़ लेते हो कि हाँ अरे एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन है, इसमें ये वाले तो सही कभी होते ही नहीं। और वैसे भी नॉनसेंस टाइप के लगते हैं, जनसंख्या का और पर्यावरण का क्या मतलब है सीधे सीधे। तो ये चीज कर लेना, रट लेना, सीसेट फिर नहीं रुकेगा। वही तो मतलब 2023 में मेरा ओनली 1.6 से रुका था मेरा सीसेट उस टाइम। और मुझे याद है वो की स्टोन प्रजाति वाला क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा पैसेज में, और वो पैसेज 2011-12 में आया था। अगर वो याद होता तो सोचो उस टाइम मेंस लिखा होता। मैं उस समय पैसेज कैसे करता था कि मतलब लास्ट ऑप्शन मान के चलता था कि अगर मैथ रीजनिंग नहीं हुआ तो बस खाली क्वेश्चन पढ़ूंगा, पैराग्राफ ऊपर का पढ़ूंगा ही नहीं, जो एक्सट्रीम है एक्सट्रीम काट दूंगा, जो बचेगा उसको सही करके आऊंगा। इस तरीके से लगा के आ गया था। मतलब 49 मार्क्स आए थे उसमें, मैं खराब करके आया था। वैसे ही मैथ रीजनिंग में भरोसा था, वो सही हुआ नहीं वहां पे। तो तब से लेके मैंने बस यही लर्निंग की कि भाई तीनों सेक्शन पे काम किया तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो आ ही जाते हैं। बहुत ज्यादा 100 भी नहीं आते मेरे ऐसे, लेकिन 75-76 इस तरीके की रेंज में आ जाते हैं। सी सेट में पहले बता रहा हूँ, जैसे मैं 2024 में 111 नंबर आए। अब की बार ये था कि मैं टेस्ट नहीं दिया था एक भी, तो नहीं दोगे तो वो लापरवाही का देखो शिकार हो गए। कोई भी चीज़ की कमी छोड़ोगे तो वही हुआ कि मैं 75-80 के बीच में आके अटक गया। और मुझे पता है अच्छे जगह मैं प्रैक्टिस करता, टेस्ट लगाता, 8-10 फुल टेस्ट लगाता तो आराम से अब की बार 100 पार जाते। तो ये फ़र्क पड़ता है। कहीं पे भी आप तैयारी, जैसे PYQ भी आपके मतलब पकड़ नहीं है, बेसिक आपके क्लियर नहीं है, टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमजोरी आपको ले डूबेगी सी सेट में। सी सेट में तो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। अगर उसमें देखो बिना प्रैक्टिस जाओगे, GS में तो चलो आप पढ़ के चलेंगे, प्रैक्टिस नहीं भी की चलो कर लोगे क्वेश्चन, पर सी सेट में तो भूल जाओ आप ये बात, क्योंकि इसका परिणाम मैं भुगता हूँ आपकी बार।
तो मेरे 100 पार नंबर आते, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जो मुझे आ रहे थे 100%, पर वही है माइन्यूट लेवल पे मिस्टेक्स। तो ये चीज़ याद रखना, बिना प्रैक्टिस जाओगे ना। और मैं क्या था, पिछली बार जब 2024 वाले, तो उस टाइम मैं दृष्टि में टेस्ट दे लिया था, इसी कारण से मेरे 111 नंबर आए। तो ये मत सोचो कि पढ़ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं होता है। सीसेट के लिए प्रैक्टिस चाहिए। आप डेली बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करो, फिर आप संडे या 15 दिन में एक फुल टेस्ट दो, तब जाके सीसेट पास होगा, नहीं तो भूल जाओ सीसेट भी। मेरे 111 नंबर आए इसी कारण से, क्योंकि उसमें उस टाइम मैंने 8-10 फुल टेस्ट दिए थे उस टाइम। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट के तो भूल जाओ। सीसेट में आप अब ये सोच के जाओगे ना PYQ यूज करके चले जाएंगे, काम बनेगा, किसी कीमत पे नहीं बनेगा काम। उनका एप्लीकेशन यूज होना चाहिए। आज पूछ तो वही सिमिलर टाइप से क्वेश्चन रहा है, परंतु वही है कि भाई वो एक तो टाइम फ्रेम में सोल्व करना, अब वहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो जाती है। मेरे से यही गलती हुई। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, नए क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन को ही तो टैकल करता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा। जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम ही पढ़ लिया, जब टेस्ट सीरीज दोगे तो आपने मान लो PYQ बना लिए पहले, जब टेस्ट सीरीज दोगे तो नंबर सिस्टम का एप्लीकेशन का यूज़ करना सीखोगे ना। डिविजिबिलिटी रूल ही है मान के चलो। अब उसका वहाँ पे किस तरीके से नया क्वेश्चन फ्रेम होके आया, तो आप उस क्वेश्चन को समझोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसे भाई जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चनों का, तब तक सीसेट भूल जाओ। आता हुआ भी नहीं होगा, ये गारंटी साथ बता रहा हूँ। नहीं होगा। मेरे साथ इस बार बहुत टाइम लग रहा था मैथ को सॉल्व करने में, क्योंकि मैं टेस्ट लगा के नहीं गया था। हाँ, तो वही कमी, वही मैं भी नहीं लगा गया था। तो उसका ये हुआ कि आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं, 4 क्वेश्चन जो सीधा सीधा गए नंबर। हाँ ऐसे ही हुआ है मेरे साथ भी। बाद में आके देखा, बाद में जब घर आके देखा था मैंने उस पेपर को, तो काफी क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करते देखते ही। पर वही बात है ना, एग्जाम में वो एग्जाम में क्लिक क्यों नहीं करते, क्योंकि अपन प्रैक्टिस नहीं करते उस माइंड। आप जब एग्जाम के अकॉर्डिंग 2 घंटे पेपर लेके बैठोगे नहीं, और अचानक से वहाँ जाके बैठोगे, तो फिर भूल जाओ। ये चीज़ का सीधा सा नुकसान होता है। मैं फिर बताऊँ, सीसेट में तो खासतौर से, GS में मेरा माना कि प्रैक्टिस चलो उसमें भी काम देती है। जैसे मान के चलो कि आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो जैसे मान के सॉल्यूशन पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ऑटोमेटिक याद हो। ये सब मैं सोचो कि याद करना ही है, एक बार पढ़ के भी आप सॉल्यूशन निकाल देते हो ना, वो चीज़ें काम करती है। जैसे मान के चलो मॉडर्न हिस्ट्री आपने 10 टेस्ट लगा लिए किसी कोचिंग के, मान के चलो, या PYQ आपने अच्छे से कर लिया, आधा एग्जाम के PYQ लगा लिए, तो वो रच जाता है, वो माइंड में बस जाता है। ये होता है प्रैक्टिस का फायदा। पर वही है कि जब आप 1-2 बार पढ़ रहे हो, उससे नहीं होता फिर चीज़ें, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन आता है, फिर आप गलत करके आते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी, और जितना क्लियरिटी आएगी ना, उतना विजन आपको क्लियर रहेगा। अपन आधी तैयारी करते हैं, इसीलिए दिक्कतें होती है। पूरा जो है मेंस में लगे रहो अभी दिसंबर तक। उसके बाद जनवरी में मैं थोड़ा सा अपना वाला प्रीलिम्स का पेपर अपलोड करके वो दिखाऊंगा कि मैं वहाँ पे कैसे सॉल्व कर रहा था, क्या मेरा किस पे अप्रोच था। देखो थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार अप्रोच में। ऐसा आप सीधे एक्सट्रीम पे समझ के काटोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ न्यू अप्रोचेस मैंने यूज की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी। लेकिन मेंस का टाइम है, तो अभी उन चक्करों में पढ़ो मत। अभी अच्छे से मेंस तैयार करके रखो सारे लोग, और बड़ा पछताओगे अगर मेंस नहीं तैयार हुआ। लिखने का मौका मिला, हुआ भी नहीं तो बड़ा मुश्किल से नसीब होता है लिखने का मौका। बताओ, मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, तो जाके 3रे साल में अब जाके नंबर आ रहा है लिखने का। तो आपको नहीं पता होता कि कब होना होता है प्रीलिम्स, कब नहीं होना होता है। पर ये है कि मेंस का पता होता है, अगर मेंस तैयार करके रखो तो वो जरूर हो जाता है। हाँ, वो गारंटीड है। अगर मेंस तैयार है, रोक ही नहीं सकता कोई आपका मेंस। चलो बढ़िया। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, या फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं? किसी कुछ पूछना और? नो सर। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय निकाला। चलो, तो आशा करते हैं कि सब लोग सर की जो सर ने जो भी सिखाया पालन करोगे, तब तो कुछ जीवन में कल्याण होगा आप लोगों का। नहीं तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा, समय की ऐसी ही गति है। चलो सर, बहुत बहुत ठीक है सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।